अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारी अगली क्लास है जिसमें हम बेसिकली अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ऐड किस तरीके से बनाना है, ऐड किस तरह चलाएंगे वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कुछ सवाल थे, पहले तो उनके जवाब दे दूं, फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये रिसेंटली ग्रुप में एक सवाल आया हुआ था, तो मैंने कहा पहले उसका जवाब दे दूं, क्योंकि सेम सवाल है। काफ़ी लोग मतलब हर काफ़ी बंदों के जहन में एक चीज़ आती है, तो मैं इसीलिए इसको वीडियो में डिस्कस कर रहा था ताकि सबको उसका जवाब डिटेल में मिल जाए। तो ये एक स्टूडेंट है हमारी, ये कि पूछ रही थी कि जिस तरीके से मैंने स्टार्ट की वीडियोस में एक चीज़ बोली थी कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से हट के भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से करना है, और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो होती हैं वो क्या होती हैं, जो हम लोग प्रोडक्ट हंट करते हैं उनमें से जो सी प्रोडक्ट मतलब ट्रेंड पे होती है, उसमें हमें नज़र आ रहा होता है कि उसकी एड्स बहुत मतलब जो है ना चल रही होती हैं। जिस तरह टाइम गुजर रहा होता है ना, उस तरह उसकी एड्स बढ़ती जाती हैं। मतलब हर बंदा उसमें आ रहा होता है, तो वो ट्रेंड पकड़ रही होती है प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट जो हंट की जाए वो ट्रेंडिंग नहीं होती। अक्सर लोग क्या कहते हैं ना, हमें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हंट करके दो, तो हर प्रोडक्ट ट्रेंडिंग नहीं होती। हर टाइम प्रोडक्ट कोई कोई ना कोई एक आधी प्रोडक्ट होती है जो अमूमन चल रही होती है ट्रेंडिंग पे, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है किसी टाइम कोई प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे होती ही नहीं है। अब जो लोग 2023 में अगर ड्रॉप शिपिंग को जानते हैं, तो क्योंकि 2023 से ही मैंने भी प्रॉपर स्टार्ट किया था, तो उसमें मार्च और फरवरी के महीना में ना, मतलब इन्हीं दिनों में प्रोडक्ट एक ट्रेंडिंग पे चली थी जिसका नाम था BNB राइस किट, जो जिसकी ऐड अभी तक चल रही है। मैंने आपको जब प्रोडक्ट हंट करने वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था। असल में तो वो HSC के पास फेक प्रोडक्ट है, उसने मुझे भी इतना पता नहीं था, तो मैं वो बेचता था। बहरहाल अब मैं इस चीज़ को नहीं सही समझता कि आप स्किन केयर या कोई भी प्रोडक्ट 2 नंबर बेचो, किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट 2 नंबर बेचो। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, इल्लीगल काम भी है, और दूसरा ये अखलाकन भी एक चीज़ गलत है कि आप किसी को फेक प्रोडक्ट बेचो, उसकी सेहत के साथ, उसकी मतलब स्किन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप खेलो। ज़ाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर गलत रिएक्ट कर जाती है या कोई मसला बनता है तो वो आपके लिए भी बड़ा मसला बन जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको उस वीडियो में भी बताई थी। बहरहाल उस टाइम BNB था जो बहुत चल रहा था, मतलब फुल ट्रेंडिंग पे था। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर जगह आपको उसकी ऐड दिखती थी। उसके बाद महीना गुजरा, उसके बाद जो है हेवलिन का हेयर ऑयल आ गया। ठीक है, वो भी बड़ा ट्रेंडिंग पे रहा। तो इस तरह ही फिर उसके बाद एक वाटर टैप था जो कि उसका एक फीचर था, वो मतलब वो घूम जाता था, तो इस तरह से एक था वो स्टेनलेस स्टील का, वो भी काफ़ी चला। तो इस तरह करके ना हर सीज़न में कुछ ना कुछ ट्रेंड पे रहता है। आपने नोट किया होगा, गर्मियाँ जब आती हैं तो नेक फैन एक आता है, वो बड़ा ट्रेंडिंग पे होता है। ब्लेंडर ब्लेंडर जूसर ब्लेंडर जो कहते हैं, वो 600 ml का होता है। अमूमन उसकी जो प्राइस सप्लायर के पास होती है वो 800 से 1000 के बीच में होती है, और 1600-1700 2000 तक का बिकता है। अमूमन इसको वाइट लेबल वाले ज़्यादा सेल कर रहे होते हैं, और वो 1200 1300 1400 1500 तक का भी सेल कर रहे होते हैं। तो वो प्रोडक्ट में ड्रॉप शिपर का काम करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्रेंडिंग पे होता है। जितने भी वाइट लेबल होते हैं ना, वो उसको उठा के बैठे होते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। एक फ़ैन विद ह्यूमिडिफायर है, वो एक AC की तरह, मतलब कूलर की तरह बना होता है तकरीबन। आपको अभी अगर आप चेक करोगे HSC पे, तो वो आपको जो है ना वो 1500 1700 या 2000 का मिल जाएगा। लेकिन ट्रेंडिंग जब जब ये ट्रेंड पकड़ता है ना, जब इसका एक मतलब टाइम आता है, उस टाइम ये प्रोडक्ट जो है ये आपको 3500 की सप्लायर से मिलती है। ठीक है, 3500 की सप्लायर से मिलती है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल है वो क्या है। तो सॉरी, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपको उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस प्रोडक्ट का पोटेंशियल कितना है। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस आप देख रहे हो सप्लायर के पास बढ़ रही है, तो उसकी ज़ाहिर सी बात है, ये डिमांड एंड सप्लाई की अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता है तो आपको प्राइस का भी पता होगा। जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है ना, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अब एक प्रोडक्ट जिस तरीके से वो फ़ैन है, वो अभी तो उसकी डिमांड नहीं है, सप्लाई पड़ी हुई है, अच्छी खासी पड़ी होगी, तो वो आपको बहुत सस्ते में मिलेगा। और जो व्हाइट टेबल करने वाले होते हैं ना, वो इसी तरीके से करते हैं। उनको पता होता है कि यार ये प्रोडक्ट आगे सीज़न आ रहा है, इसका स्टॉक उठा लो, बाद में सर्द गर्मियों में आराम सुकून से उसको बेचो, और वो बेचते हैं।
तो ज़ाहिर है उनको प्रॉफ़िट भी डबल होता है और वो अमूमन बिकता भी 5,000 के पास है एक फ़ैन। हालाँकि उसकी कोई इतनी ख़ास क्वालिटी नहीं है, मैं खुद भी उसके बेचने में हकदार नहीं हूँ। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, मुझे तकरीबन मार्केट की अच्छी ख़ासी प्रोडक्ट्स है जिसका इतना पता है कि मैं देख के बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट चलने वाली है, नहीं है, बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। देखो क्वालिटी प्रोडक्ट की बड़ी मैटर करती है, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है ना तो आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। मैक्सिमम आप हफ्ता काम करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। ज़ाहिर है हफ्ते तक आपको जो ऑर्डर आएंगे जब वो डिलीवर होने लग जाएंगे ना तो उसके बाद आपका काम ठप हो जाना। तो जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना उसको आपने लाजमी देखना है, ज़हन में रखना है। उसको क्वालिटी चेक किस तरह करनी है वो मैंने आपको तरीका बताया है। उसको चेक करने के लिए आप दराज का सहारा ले सकते हो। दराज पे जो रिव्यूज़ है ना उनको देख सकते हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट दराज पे है ना ज़्यादातर वही प्रोडक्ट हमारे सप्लायर्स के पास होती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आती चाइना से है। चाइना में अगर आपको कभी आपने अलीबाबा यूज़ किया तो आप अलीबाबा या एक और इनकी वेबसाइट है, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, 1699 आई थिंक सो नाम है, ये जो भी है, वो होलसेल की बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये सब वहीं से जो है ना इम्पोर्ट करते हैं। तो और वो दराज पे भी सेल कर रहे होते हैं एज अ सेलर, और फिर ये एचएससी के पास भी एज अ वेंडर है, और मतलब ये सेम ही प्रोडक्ट होती है, कोई पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होती। बहुत कम ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में बनती हैं, और जो पाकिस्तान में बनती हैं वो बहुत कम ही आती हैं ट्रेंडिंग पे, या बहुत कम ही इस काबिल होती हैं कि उनको सेल किया जाए। ज़्यादातर ये चाइना से ही आती हैं। ये जितने भी आपको प्रोडक्ट जूसर वगैरह और ये वेजिटेबल कटर, ये सब चाइना से बन के आते हैं। तो ये हर बंदे के पास सेम ही होता है। तो अगर आपको दराज में जो रिव्यू नज़र आ रहा है ना, वो दराज में जो आपको क्वालिटी नज़र आ रही है वही सेम क्वालिटी हर बंदे के पास है। जिस तरीके से ये वैक्यूम क्लीनर है, ये जिसका अभी आपको ग्रुप में भी नज़र आया होगा, स्टूडेंट है जिसने सेल किया और उसके रिटर्न आ गए। हालांकि मैंने ये जो एक दो वीडियोस पहले बनाई थी उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि वो प्रोडक्ट कितनी गंदी है, उसकी क्वालिटी नहीं है यार। और उसकी क्वालिटी इतनी घटिया होने की वजह से ही अब लोग, जब जाहिर सी बात है उसको पार्सल जब आता है तो एक वज़न होता है पार्सल का। तो एक बंदा, अगर मुझे नहीं पता वो प्राइस क्या सेल कर रहा था, ढाई ढाई हज़ार या 2,000 की सेल कर रहा है, जितने की भी कर रहा है। तो जब 2,000 2,500 का पार्सल आएगा तो सबसे पहला इंप्रेशन तो कस्टमर का पार्सल पे पड़ता गया, पार्सल है कितना सा। पर्सनली मैं भी कोई प्रोडक्ट मंगवाता हूँ ना, मैंने बल्कि ये 1 महीना पहले कुछ वॉलपेपर्स मंगवाए थे घर के लिए। तो पहले मैंने दराज से उसको ऑर्डर किया, तो वो दराज का कोई लोकल सेलर था पाकिस्तान का, तो उसने भेजे, तो वो मतलब सही मुझे मिल गए। उसके बाद मैंने एक चाइना का सेलर था तो उससे मैंने ऑर्डर किया, मैंने कहा मे बी चाइना से, वो था भी प्राइस में थोड़ा कम, तो मैंने कहा मे बी थोड़े से बेहतर होगा, तो मैंने उसको ऑर्डर किया। अब क्या हुआ, जो मैंने पहले मंगवाए थे उसकी अमाउंट भी उतनी थी, और जो मैंने चाइना से मंगवाए उसकी अमाउंट उससे कोई 200 कम थी, लेकिन उसका जो पार्सल था वो बिल्कुल छोटा सा था। तो जब वो डिलीवरी मैन आया लेके मेरे घर, तो मुझे उसने मतलब बेल की घर की, तो मैं बाहर गया, मैंने उससे पार्सल देखा। उसने, मुझे पता नहीं था कि मैंने ऑर्डर किस चीज़ का किया हुआ है। तो बाहर में मेरी मेरी वैसे इत्तेफाकन ही ना उस पे नज़र पड़ गई, जो लेबल लगा होता है ना उस पे, तो उस पे लिखा हुआ था वॉलपेपर थे ये, ब्रिक्स बनी होती है ना, ये 3D वॉलपेपर जिसे कहते हैं, वो वाले वॉलपेपर थे। तो मैंने अपने रूम के लिए मंगवाने थे। तो मुझे, जब मैंने वो पार्सल देखा तो मैंने कहा यार ये तो इतना महंगा पार्सल है, और ये तो मुझे तो लग रहा है 200 की भी आइटम नहीं है इसके अंदर। वो इतना हल्का, वजन में भी इतना हल्का, और साइज भी इतना छोटा। तो मैं कह रहा था मेरे दीवार कमरे की इतनी बड़ी है, ये तो एक और कोने में नहीं पूरा आना। तो मैंने उधर ही इसको वापस कर दी, मैंने कहा नहीं यार ये वापस ले जाओ, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही ऐसी थी यार। मैं जितना मैं पे कर रहा हूँ, जितना मैं एक्सपेक्ट करके, मैंने जो चीज़ एक्सपेक्ट करके ऑर्डर की थी वो मुझे नज़र ही नहीं आई। तो जब मैं वो उस दिन से मैंने एक चीज़ खुद भी नोट की कि यार मैंने अब एज अ कस्टमर बनकर जो चीज़ सोची है ना, वही मैंने ये चीज़ सोचनी है जब मैं कोई प्रोडक्ट लगाऊंगा, क्योंकि लोग रिटर्न करते ही इसी वजह से हैं। जब भी कोई बंदा कोई प्रोडक्ट मतलब जो है ना ऑर्डर करता है ना, जब उसको घर में आती है प्रोडक्ट, तो पार्सल भी उसकी नज़र पड़ती है। पार्सल को हर तरीके से ऑब्जर्व करता है, वो उसको उठा के देखता है, वजन चेक करता है कि यार मैं जो चीज़ मंगवा रहा हूँ वो उस काबिल भी है, उस पैसे जो मैं दे रहा हूँ उस अमाउंट को उतनी वैल्यू रखती भी है, प्रोडक्ट की नहीं रखती। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो जब आप ये चीज़ देख के और कोई भी प्रोडक्ट ढूंढोगे ना, तो आपकी रिटर्न रेशियो काफ़ी कम हो जाएगी। और बाकी आगे चल के हम बात करेंगे रिटर्न रेशियो पे कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन ये एक थोड़ी सी बेसिक्स चीज़ है, बेसिक चीज़ें हैं ये जो आपको पता होनी चाहिए, कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है ना वो आपने किस तरीके से रखनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, मतलब उन्होंने ज़हन में रखा होता है कि भाई हमने तो पैसा बनाना है, बस पैसा बनाना है। पैसा बनाने के चक्कर में क्या करेंगे, 200 वाली आइटम को भी 2,000 का बेच रहे होंगे यार। 200 वाली आइटम है ना तो उसको मैक्सिमम 1,000 तक बेचो। अगर 1,000 रुपया प्रॉफिट रखना है एक प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा रखो। मतलब कुछ 1,500 वाली आइटम 2,500 की बेच दो, या 3,000 की बेच दो, या 2,000 वाली आइटम जो है वो 32-33 की बेच दो, 35 की बेच दो। 4,000 वाली आइटम 6,000 की, 6,500 की बेच दो। मतलब जितनी वैल्यू बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट भी बढ़ाओ अपना।
वो समझ भी आती है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि मैं 200 100-200 वाली आइटम उठा के मैं इतने-इतने की बेच दूँगा, तो वो चीज़ मतलब जो है ना वो नहीं सही। हाँ, इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग में हो जाता है, हमें डॉलर की चीज़ होती है, हम $100 की भी सेल कर सकते हैं, उसमें हमें एडवांस पेमेंट आ जानी है। लेकिन वो भी ठीक नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा, अगर कभी मैंने इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग के हवाले से कभी कोर्स कोई लॉन्च किया, तो उसमें मैं बताऊँगा उधर की साइकी बिल्कुल अलग है। मतलब ये वाला सीन नहीं है, जिस तरह इधर हम लोग काम करते हैं ना, उस तरह नहीं उधर काम होता है। बाकी टॉपिक पे वापस आते हैं, तो बताने का बेसिकली मकसद ये है कि जो भी प्रोडक्ट आपने उठानी है ना, उसको पहले आपने खुद ऑब्जर्व करना है। आपने खुद एज अ कस्टमर बन के उस चीज़ को देखना है कि अगर मैं इस चीज़ को इतने का ऑर्डर करता हूँ तो क्या मैं लूँगा। और ये चीज़ आपने खुद देखनी है। जब आपको खुद ये चीज़ फील होगी कि हाँ यार मैं ले सकता हूँ, या आप किसी से, अगर आप खुद नहीं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे, तो किसी फ्रेंड से, किसी मतलब जानने वाले को ये चीज़ दिखाओ कि यार ये प्रोडक्ट है, ये ना कहो कि मेरा स्टोर है। आप ये कहो कि यार मैं लेना चाहता हूँ, तेरा क्या ख्याल है कि भाई ये सही है, ले लूँ। तो आपको एक थोड़ा सा ना मतलब एक रिव्यू मिल जाएगा कि यार ये वाकई पब्लिक में ये चीज़ जब जाएगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा, तो थोड़ा सा आपको पहले से ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत लाज़मी है, जो भी प्रोडक्ट आपने लगानी है। मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि एक चीज़ कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब भी हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट हंट करके लगानी होती है ना, तो उसमें हमने अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया होता है ज़ाहिर है प्रोडक्ट हंट करने में। इसके अलावा हमने उस पे अमाउंट लगानी है, बजट लगाना है जो हमारा यूज़ होना है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट उठाई, लगाई, नहीं चली तो कोई मसला नहीं है। भई जेब से आपके पैसे जा रहे हैं, तो आप पहले पूरी तैयारी करके रखो। हाँ, जब आपका काम चल जाएगा फिर मसला नहीं। देखो मेरा स्टोर माशाल्लाह, जितने भी मेरे स्टोर हैं अच्छे चल रहे हैं। मैं प्रोडक्ट हंट करता भी हूँ ना, तो मैं इतनी परवाह नहीं करता कि यार ये चलेगी नहीं चलेगी। कोई मसला नहीं, $10 $20 लग जाते हैं, कोई मसला नहीं, चल गई ठीक है, नहीं चलेगी नेक्स्ट नेक्स्ट उठा लेंगे। मेरा बिज़नेस अफ़ोर्ड कर सकता है, आपका नहीं कर सकता, आपका नया बिज़नेस है ना, आपका तो बजट इतना होगा, आपका $10-20 लग गए तो आपकी नींदें हराम हो जाएँगी, यार मेरा तो अच्छा खासा बजट लग गया। तो जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो, आपको उस लेवल पे होके हर तरह से प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, तभी आप इस काम को ठीक से कर पाओगे। ये मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये बिज़नेस है, ये कोई साइड बिज़नेस नहीं है, ना ही कोई पार्ट टाइम काम है, ये आपको प्रॉपर बिज़नेस है जो कि प्रॉपर टाइम माँगेगा और प्रॉपर सिर दर्द डालेगा आपको। तो वो चीज़, मतलब हर चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट हंटिंग वाले वैसे तो लेक्चर में मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी थी, लेकिन ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें थी जो मैंने कहा बता दूँ आप लोगों को। प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत ज़्यादा जो है ना मेजर चीज़ है, और मैं सही बताऊँ तो ये हर बंदे के बस की बात भी नहीं है। अभी भी बहुत सारे, हालाँकि मैंने इसको इतने आसान अल्फ़ाज़ों में समझाया है, और मतलब हर चीज़ ऐसे खोल-खोल के समझाई है जो मेरा नहीं ख़्याल है कोई समझाता है। तब भी किसी कई कई ऐसे होंगे जिनको अभी भी नहीं समझ लग रही होगी, या कहीं कईयों से नहीं हो रहा होगा कि यार मेरे से प्रोडक्ट हंट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सर दर्द वाला काम है। और बेसिकली जो सही प्रोडक्ट हंट होती है ना, वो कोई एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है, जिसे मार्केट का पता हो कि मार्केट में भी कौन सी प्रोडक्ट है जो चल सकती है, जो कौन सी नहीं चल सकती। अब आप अगर एज अ बिगनर प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए निकलोगे, तो उस भाई की तरह आपने भी वो वैक्यूम क्लीनर उठा लेना है, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी एड्स इतनी चलती हैं, नज़र आ रही होती हैं, एड्स चलती है, तो बंदा कहता है यार ये तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन जब वो एक्सपीरियंस बंदा बैठेगा प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, तो वो नहीं उठाएगा, वो कहेगा कि यार नहीं ये प्रोडक्ट जो है ना, मुझे पता है इसके क्या हिसाब किताब है, तो वो पहले ही ना कर देगा। तो ये बड़ा मैटर करता है। तो ये चीज़ तो है, लेकिन आस्ता-आस्ता एक्सपीरियंस के साथ आपको भी आ जाएगा, बट इसका ये नहीं मतलब कि आप ट्राई ना करो, ट्राई करो। इंशाल्लाह ताला जब आस्ता-आस्ता एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो आपको भी समझ लग जाएगी कौन-सी प्रोडक्ट, कौन-सी कब चलती है, कैसे चलती है। जब एक सीज़न आप पूरा मतलब पूरा 1 साल आप जब काम कर लोगे ना, तो आपको हर सीज़न का पता चल जाएगा, किस सीज़न में कौन-सी और किस तरह की प्रोडक्ट्स चल रही हैं। तो आप सीज़न आने से पहले ही तैयारी करके रखोगे कि यार अब मैंने ये काम करना है, तो फिर आपको प्रॉफ़िट भी अच्छा होगा। और इसके अलावा अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग करने में सिर दर्द है, तो आप सर्विसेज़ भी ले सकते हो। आप मेरी सर्विसेज़ लेना चाहते हो तो रेडर सॉल्यूशन पे ही जाके प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज़ भी ले सकते हो। एड क्रिएशन की जो भी सब सर्विसेज़ हैं वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो भी ले सकते हो। मैं तो सिखा रहा हूँ आपको, सीखो, सीख के करोगे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है ये सीखने-सूखने का, मैं बस हायर करना चाहता हूँ किसी प्रोफेशनल को, वो मेरे लिए ये काम करे, तो वो भी आप करवा सकते हो, ठीक है? और आप खुद भी सीख के ये चीज़ें सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हो, ये भी आपको एक साइड बिज़नेस आपका हो सकता है, ठीक है ना? तो एक तो ये मेरा बात थी जो मैंने कहा मैं बता दूँ, और एक और सवाल था, वो भी मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। अच्छा हाँ, ये बात थी कि हाँ, वो मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया कि हम लोग साइड जो सॉरी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट तो ढूँढ करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा जो प्रोडक्ट थी वो किस तरह, देखो मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से हट के जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो पूरी रिस्की होती हैं। देखो उसका हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि वो चलेगी, नहीं चलेगी, वो हम लोगों ने अपने दिमाग से उठानी है। मैं बताता हूँ किस तरीके से, देखो अ, अभी इस टाइम सर्दियों का सीज़न है, ठीक है? तो सर्दियों के सीज़न में आपको आपने खुद देखना है कि सर्दियों के सीज़न में कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि काम आ सकती है ज़्यादा, ठीक है? मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि जिस तरीके से एक ना प्रोडक्ट है वो, जिससे ना फीडर, बच्चों का जो फीडर होता है ना दूध वाला, वो गर्म होता है, उसका नाम पता नहीं क्या है, मेरे ख़्याल है
फीडर हीटर है, इस तरह करके कोई नाम है, मैंने मरकज़ पे उसको देखा भी था। एक मिनट मैं सर्च करता हूँ, आपको बताता हूँ उसका नाम क्या है। तो वो प्रोडक्ट अब हालांकि आपको ट्रेंडिंग पे शो नहीं करेगी, बट लेकिन आजकल के मतलब जो आज का टाइम चल रहा है, आजकल का जो सीज़न चल रहा है, उसमें वो काम की प्रोडक्ट है। अगर आप उस तरह की प्रोडक्ट उठाते हो और लगाते हो तो वो लाजमी बात है कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी। मार्केट से थोड़ा सा हट के अगर आप चलोगे तो वो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देगी। इसी तरीके से और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह किचन गैजेट्स में हैं, ठीक है। किचन गैजेट्स में आपको पता है आजकल जो है अंडों का बड़ा सीज़न है, उबले हुए अंडों का। तो अब उबले हुए अंडों का कटर मिलता है, वो बड़ा अच्छा चलता है, ठीक है। वो भी आप चला सकते हो, हालांकि वो भी आपको ट्रेंडिंग में नहीं दिखेगा, ना ही प्रोडक्ट हंटिंग में भी दिखे। वो सस्ता प्रोडक्ट है, उसके आप पैक्स बना के सेल कर सकते हो। पैक ऑफ 2 1000 के सेल कर दो। एक मतलब ऑर्डर में आपको ऑलमोस्ट 600-650 रुपये बच सकता है, क्योंकि मरकज़ पे डिलीवरी चार्जेस थोड़े होते हैं, 139 रुपीज़ होते हैं सिर्फ। तो इस तरह करके और बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, ठीक है। मैं आपको उसका भी और भी प्रोडक्ट बता देता हूँ। जिस तरीके से ये है, क्या नाम था एक प्रोडक्ट, बेबी फीडर हीटर, यही है मेरे ख्याल में, फीडर हीटर ही था शायद। खैर आप उसको खुद भी सर्च करोगे ना, आपको मिल जाएगा। हम्म, यही है मेरे ख्याल है ना। और इसके अलावा एक अब सर्दियों का सीज़न है, मैंने खुद जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी तो मैंने एक प्रोडक्ट सेल की थी, वो थी बारबेक्यू वाली जो अंगीठी होती है ना, अंगीठी आपको शायद पता होगा, वो सेल की थी। एआर ड्रॉप शिपिंग पे अभी भी लगी हुई है, 27-28 सौ रुपये की। मैंने 5000 रुपये की सेल की थी। अब तो खैर मुझे नहीं पता उसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कैसा नहीं, लेकिन जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी तब मैंने उसको अच्छा खासा सेल किया था। तो ये ऐसी प्रोडक्ट है जो ट्रेंडिंग पे नहीं नजर आती है, बस अपने दिमाग से आपने उठानी है। तो इसके अलावा आप अगर खुद किसी मतलब आप चाहते हो कि यार नहीं मैंने ना क्लॉथिंग में काम करना है, तो अब क्लॉथिंग में क्या है ना कि आपको क्लॉथिंग में ट्रेंडिंग तो मिल जाएंगी, बट उसमें आप ट्रेंडिंग के बजाय ट्रेंड से हट के काम करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि ट्रेंडिंग में क्या होगा ना, वो एक सूट एक ने लगाया हुआ है तो ऑडियंस उसके पास ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, ये शॉपिंग के हवाले से ना मर्दों से बहुत अलग होती है इनकी साइकी। तो वो इस चीज़ को बड़ा डीपली देखती हैं। मतलब मर्द अगर ऑर्डर कर रहा है ना, और ख़ासकर कोई किचन गैजेट या कोई ऐसा नॉर्मल प्रोडक्ट कोई भी बाय कर रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इतनी परवाह नहीं करते। लेकिन अगर कोई फीमेल हो और वो शॉपिंग भी उसने करनी हो और वो इस कैटेगरी में करनी हो, तो वो बड़ी मतलब जो है ना डीपली उस चीज़ को देखते हैं उस तरह के कस्टमर। तो उन उस कैटेगरी में ना हमें थोड़ा सा अलग होके सोचना पड़ता है। उसमें क्या होता है ना कि आप मार्केट से थोड़ा सा अलग होके, मतलब चाहे आपकी प्रोडक्ट सेम प्राइस में आ रही है, फॉर एग्जांपल एक 2 पीस सूट चल रहा है जो कि 2000 रुपये में है, आप भी 2000 का ही दो या 1800 का दे दो या 1900 का दे दो, लेकिन डिज़ाइन या उसमें थोड़ा सा वेरिएंट में थोड़ा सा चेंजिंग रखो, ताकि उससे ले रहे हैं लोग आपसे भी लें। तो इस तरह करके ना आपको थोड़ी सी कस्टमर की साइकी को समझना पड़ता है। वो एक्सपीरियंस जब होगा तभी करो। मैं आपको सीधी-सीधी सी बात बताऊँ, स्टार्ट में अपनी दिमाग के पीछे लग के ना शुरू कर दो। दिमाग आपका तभी ट्रेन होगा जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब आपका कोई दिमाग ट्रेन नहीं है। तो इसमें इस तरीके से, जिस तरीके से वो अभी वो स्टूडेंट जो थी वो पूछ रही थी कि इसमें ज्वेलरी या पता नहीं इस तरह का कोई, तो यार ज्वेलरी वगैरह आप बेचने को कुछ भी बेच सकते हो। देखो ये ऑनलाइन जितना भी कोई जो भी आपको हर चीज़ की ऐड दिखेगी, आप कुछ भी सर्च कर लो ऐड लाइब्रेरी में। मैं अभी आपके सामने ऐड लाइब्रेरी खोल के आपको दिखा भी देता हूँ। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, आप इधर कुछ भी सर्च करोगे ना, आपको सब चीज़ हर चीज़ की ऐड दिखेगी। अब हर चीज़ की ऐड दिख रही है, इसका मतलब है हर चीज़ बिक भी रही है। तो लेकिन इसमें एक और चीज़ है, देखो जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो हम लोग इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के पास होते हैं, और मोस्टली उसमें ड्रॉप शिपर ही होते हैं घुसे हुए, जितने भी होते हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इन्वेंट्री नहीं उठा सकते पाकिस्तान में, तो एटलीस्ट नहीं उठा सकते, तो वो ज़्यादातर ड्रॉप शिपर ही होते हैं। अब ड्रॉप शिपर्स के साथ आप कम्पीट आराम से कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी वही, मतलब आपको भी उतने की मिल रही है, उनको भी उतने की मिल रही है। अपना आप मार्जिन ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि सप्लायर तो आप लोगों का एक ही है ना। लेकिन जब बीच में आ जाता है ना वाइट लेबल, और बड़े वाइट लेबल जिनके पास अच्छी खासी प्राइसेस हों, उनके साथ आप कम्पीट नहीं कर सकते। उनके साथ कम्पीट करने के लिए आपके पास भी वैसी प्राइसेस होनी चाहिए जो कि आपके पास नहीं होती। तो ये जो साइड कैटेगरीज होती है ना, साइड वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं जो ट्रेंडिंग से हटके होती हैं, इनमें मोस्टली इस तरह ही होता है। तो आपको इस वाले से थोड़ा सा तैयार रहना होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अब अक्सर सूट इस तरह से हैं मरकज़ पे, क्योंकि मेरी अपनी भी एक क्लोथिंग वेबसाइट है जिसपे मैं मरकज़ से ही उठाता हूँ प्रोडक्ट्स। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल उसको बंद किया हुआ है, क्योंकि उस पे इतना प्रॉफिट नहीं होता जितनी इस पे खपाई होती है। प्रॉफिट तो होता है लेकिन इतना नहीं होता, मुझे मज़ा नहीं आता उस पे काम करने का।
तो मैं उसको अभी फ़िलहाल बंद ही रखा हुआ है, लेकिन सेल उस पे भी अच्छी खासी मेरी आ रही थी। उसमें मसला ये है ना कि देखो, अब वो मुझे एक सूट है जो कि मरकज से मिल रहा है 900 रुपये का, ठीक है, 2 पीस सूट है, मरकज से मिल रहा है मुझे 900 रुपये का, मैं उसको सेल कर रहा हूँ तकरीबन 1900 से लेके 2000 तक का ना। अब मेरा जो कंपेटिटर है वो 1400 का बेच रहा है, अब मैं कैसे 1400 का बेच सकता हूँ भाई? मुझे तो ऑर्डर एक 150-200 का पड़ा, तो मैं तो नहीं ना 1400 का बेच सकता। लेकिन मेरा कंपेटिटर 1400 का बेच रहा है, 1300 का भी बेच रहा है। तो अब मैं तो बेच ही नहीं सकता उसको तो इस तरह ना वो बड़ा मसला हो जाता है। हालाँकि मैं खुद चाहूँ, इधर मैं लाहौर में ही होता हूँ, तो आज़ा मार्केट से उस प्रोडक्ट को मैं मिनिमम से मिनिमम 500 रुपये का सोर्स कर सकता हूँ। 500 का अगर मुझे पड़े, 150 रुपये डिलीवरी चार्जेस पड़े, 50 रुपये अगर मुझे उसके ऊपर खर्चा पड़े, 700, मतलब तकरीबन मुझे ओवरऑल जो खर्चा पड़े 700 पड़े, तो 700 रुपये का खर्चा पड़े, 100-150 का ऑर्डर आए, तो अगर तो मेरी एड मैच्योर हो जाए तो 100 से भी नीचे आ जाए, तो मैं वैसे एवरेज 100 ही रखता हूँ। 800 का मुझे टोटल ओवरऑल सब कुछ पड़ेगा, मैं 1400 का बेचूँ तो फिर मुझे समझ भी आती है कि चलो 600 रुपये बच रहा है मुझे, ठीक है, अगर मैं व्हाइट लेबल करूँ तो। लेकिन अगर मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ तो मुझे सप्लायर ही इतना महंगा दे रहा है, तो मैं किस तरह इतना सस्ता बेच सकता हूँ? तो जो ये वाली साइड कैटेगरीज है ना, जो ट्रेंडिंग से हट गई हैं, इनमें बड़े बड़े व्हाइट लेबल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों ने अपनी रिसर्च पहले करनी है, फिर इन कैटेगरी में या कोई भी अलग प्रोडक्ट उठानी है तो पहले इसको देख लेना है कि कोई बड़ा व्हाइट लेबल तो नहीं है इसमें। अगर तो है तो फिर उसको रहने दो, उसको ना उठाओ, वो आपको तंग ही करेगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जिस तरीके से हमारे सामने एड लाइब्रेरी खुली है, इस पर कुछ भी लिख लो आप, ज्वेलरी लिखोगे, आपको ज्वेलरी दिखा देगा, ठीक है, कुछ भी लिखोगे ना आपको उसकी ऐड दिखा देगा। यार हर चीज़ चल रही है, ठीक है, बिकता सब कुछ है, बिकता सब कुछ है, बिकने में कोई इसमें नहीं होता कि नहीं बिकेगा, बिकता सब कुछ है। ये देख लो, ये आपको एक ऐड दिख गई है, ठीक है, ज्वेलरी में। ये देखो दूसरी ऐड दिख गई, तीसरी दिख गई, इस तरह करके ये देख लो, ये लाइन लगी हुई है, आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगी ज्वेलरी में। ज्वेलरी की जो कैटेगरी है ना, ये भी बड़ी सेंसिटिव और बड़ी क्रिटिकल है, बड़ी सरदर्द वाली है, क्योंकि जो भी कैटेगरी है ना जिसमें फीमेल्स इन्वॉल्व हैं, ये बड़ी सरदर्द वाली होती है। इसके लिए आपको मेंटली तौर पे रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो कस्टमर सपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा सिर खपाई वाली होती है। आपको हर दूसरे मिनट में कॉल आ रही होगी, कोई कह रहा होगा कि मुझे लार्ज मिल गया, कोई कह रहा मुझे स्मॉल मिल गया, कोई कह रहा होगा जो मैंने देखा था वैसा नहीं मिला, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, मतलब बहुत सिर दर्द होती है। तो अगर आप इसको झेल सकते हो तो ज़रूर इसमें जाओ, लेकिन इसकी प्रॉपर रिसर्च करनी है। मैंने तरीका आपको बताया हुआ रिसर्च का, दराज आपके पास है, आप किसी भी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड देख सकते हो, उसका तकरीबन सारा डाटा ही आपको दराज से मिल जाता है कि वो उसकी रीसेंट सेल कितनी आ रही है, उसके रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, उसकी मार्केट प्राइस क्या है, और क्वालिटी कैसी है, सब कुछ आपको दराज से नज़र आ जाता है। और एक और बात थी वो ये कि मरकज़ पे हमें जो है ना इन्वेंट्री शो नहीं करती, तो मरकज़ की आपने सपोर्ट से बात करनी है, वो आपको बता देंगे। और मरकज़ की सपोर्ट किसी काम की नहीं है। मैं तो मरकज़ के साथ काम करना जो है ना मजबूरी में ही उसको समझता हूँ, मजबूरी में उसको चलो यूज़ कर लो। वैसे नॉर्मली मरकज़ बहुत थर्ड क्लास ऐप है। अभी पिछले महीने की बात है, मेरा कोई तकरीबन 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था जो कि फंसा हुआ था उसके पास, ठीक है, और इतना बुरा फंसा हुआ था कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आना है। वो तो शुक्र है आ गया, मुझे उम्मीद थी ही नहीं कि आना है। वो उनको मैं मैसेज करता हूँ, वो कभी कहते हैं कि हमारे जो है ना कोरियर के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उन्होंने पेमेंट डिले कर दी, कभी कहते हैं कि हमने पेमेंट भिजवा दी। मेरी जो पेमेंट फंसी हुई थी वो थी तकरीबन 21 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक की। मैं इनको मैसेज करता था कि मेरी पेमेंट नहीं आई, तो हमें पहले रिप्लाई करते थे कि भाई हमारी जो है ना वो कोरियर की साइड से पेमेंट नहीं आई हुई, तो उसके उनके साथ थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो वो जैसे ही ठीक होगा तो आपको आ जाएगी। मैं डेली उनको मैसेज कर रहा था तकरीबन 2-3 तारीख के बाद, जनवरी की। तो पहले दिन उन्होंने बोला कि कोरियर के साथ इशू है, दूसरे दिन बोलते हैं कि हमने जो है ना 21 से अब लेके जो है ना 30 या 31 दिसंबर तक की हमने पेमेंट्स कर दी हैं, तो अब यकम से लेके आगे की इंशाल्लाह अगले हफ्ते स्टार्ट होंगी। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा मुझे तो आई नहीं है पेमेंट। फिर मुझे रिप्लाई नहीं किया उन्होंने काफ़ी देर बाद, मतलब वो रिप्लाई करते हैं और उसके बाद मुझे पता ही नहीं था किस टाइम उन्होंने रिप्लाई किया, क्योंकि काफ़ी देर बाद किया था। फ़ौरन रिप्लाई नहीं करते आप, अगर उनका आपको मैसेज आपको मतलब आपने उनको मैसेज किया, उसका उन्होंने रिप्लाई किया, आपने उनको रिप्लाई किया ना, फिर भी आपको वो कोई आधे घंटे बाद ही रिप्लाई करेंगे। तो मुझे नहीं पता लगा उन्होंने कब रिप्लाई किया, काफ़ी देर बाद ही किया था खैर। और फिर उसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटेड रिप्लाई आया कि आपने रिप्लाई नहीं किया तो आपकी हमने चैट क्लोज कर दी है। मैंने कहा यार वाह, मैंने एक चीज़ पूछी है, मुझे जवाब दिया नहीं, आगे से ये जवाब दे दिए कि हम मैंने रिप्लाई नहीं किया। खैर फिर अगले दिन दोबारा मैंने उनको मैसेज किया, मैंने बोला कि यार मेरी पेमेंट नहीं आई, तो मुझे कहते हैं कि ना आपके बैंक का इशू है। मेरा बैंक अकाउंट लगा था, मैंने बैंक अकाउंट उठा के जायज़ कैश लगा दिया। तो अगले दिन मैंने कहा कि मैं आपने मुझे कल बोला था बैंक नहीं है तो जायज़ कैश है। तो फिर जी हमारा कोई इंटरनल मेंटेनेंस प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं इस तरह की कोई बात की।
तो आप वेट कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। आपकी मानत है। मैंने कहा यार मेरी मानत है, प्यास मुझे आज लगी, हफ्ते बाद पानी पीऊंगा, तब तक तो मेरी क्या बचना मेरा। तो ज़ाहिर है मैंने ऐड चलानी है, मुझे मेरी पेमेंट दो। वो खैर करते करते डेली कुछ 3 4 5 6 दिन मैं खपाई करता रहा, मुझे उन्होंने यही आजकल आजकल करते रहे, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ जवाब नहीं दे रहे। उनके ग्रुप में मैंने पोस्ट की, वो भी मेरे ख्याल नहीं अप्रूव हुई। फिर मैंने इनको व्हाट्सएप अपना जो इनका व्हाट्सएप का नंबर है उस पर किया, वहाँ पे कहते हैं कि अब ऐप पे जाके बात करो। जो इनका फेसबुक पेज है उधर मैंने मैसेज किया, उधर भी कहते हैं भी ऐप पे जाके बात करो। ऐप वाले बात नहीं सुनते, उनको मैसेज कर दो तो 2 घंटे बाद रिप्लाई करेंगे, और वो भी कोई ऑटोमेटेड रिप्लाई होगा जो लगेगा ही नहीं कि आपको कोई बंदा आपसे बात कर रहा है। और जब आप उनसे बात करोगे तो ऊपर उस एजेंट का नाम भी नहीं शो कर रहे होते, वो अजीब सा ही कोई फेक नेम होता है जो शो कर रहे होते हैं। आप कभी यूज़ करोगे आपको पता चल जाएगा। तो इसकी सपोर्ट इतनी घटिया, तो मैं तो फंस गया था। मैंने कहा यार मैंने इन पे एतबार करके इनके साथ काम कर लिए, तो फंस ही गया हूँ मैं। 2.5 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, कोई छोटी सी नहीं है। खैर वो आ गई थी अमाउंट मुझे, बाद में आ गई थी। 1.5 लाख पहले आया, फिर 50,000 1 2 दिन बाद आया, फिर इस तरह करके मुझे पेमेंट मेरी आ गई थी। लेकिन उसके बाद से ना मैंने मरकज़ के साथ बड़ा एहतियात से काम किया। मैंने मरकज़ के साथ काम करना जो है ना वो इतना नहीं समझा कि मैं इसके साथ, क्योंकि एचएससी का मसला नहीं है यार। एचएससी आपको बहुत अच्छी सर्विसेज देता है, आपकी सरदर्दी नहीं होनी, लिटरली कोई सरदर्द नहीं होनी। अगर आप थोड़े से मेच्योर सेलर हो जाओगे तो आपको ये व्हाट्सएप पे भी सपोर्ट देंगे। व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप बना के देंगे जिसमें इनके जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इनका डिलीवरी डिपार्टमेंट है, इनका जो है अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, इनका सेल का डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है ना उसके हर हर डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव उस ग्रुप में होता है। आपका कोई भी मसला है उसी टाइम आपको रिप्लाई करेंगे और उसी टाइम आपका मसला हल करके देंगे। ना आपको आपके प्रॉफिट के वाले से कोई इशू होगा, ना प्राइस के वाले, किसी भी चीज़ के वाले से इशू ही नहीं होता। जबकि ये दूसरी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इन पे बहुत ज़्यादा सरदर्दी होती है। तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ एचएससी के करो। एचएससी ने हालांकि मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, ना ही वो मेरे कोई चाचे मामे का पुत्र है। तो मैं एक एक्सपीरियंस अच्छा उनके साथ जा रहा है, तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि उसको आप यूज़ करो। तो मरकज़ का खैर वो बात हो चल पड़ी, तो मैंने कहा उसका भी बता दूँ कि मरकज़ इतना काबिल एतबार नहीं है। काबिल एतबार से मुराद है प्रॉफिट तो दे देते हैं मुझे, मेरा प्रॉफिट तो नहीं मारा, प्रॉफिट तो दे दिया, लेकिन देर से दिया। मतलब देर से देना मेरे लिए ना देने के बराबर ही है, क्योंकि मैंने उस टाइम अगर यूज़ किया होता तो वो 2.5 से मैं शायद 2.5 और बना लेता। तो एक किस्म का तो 2.5 का मेरा नुकसान ही किया ना। तो ये तो नहीं भरेंगे। मरकज़ वाले तो कभी भी नहीं भरेंगे। मरकज़ वालों को आपको कि भैया, मैंने उससे बोला, मैंने कहा मैं जो उनका एजेंट था, मैंने बोला कि यार मेरी एड्स बंद हुई हुई है 1 हफ्ते से, तो उसका मुझे जो लॉस है वो मरकज़ देगा। तो आगे से कहता है माजरत चाहते हैं, माजरत चाहते हैं। तो मैंने तेरे माजरत का क्या चार डालना है। तो ये इस तरह की थर्ड क्लास प्लेटफॉर्म जो आपके अपने जो कस्टमर्स हैं उनका उनको ख्याल ना हो, तो उनके साथ काम करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैं इसको जो है ना मरकज़ को मजबूरी में यूज़ करता हूँ, वैसे मैं इसको नहीं यूज़ करता। और इसकी प्राइसेस भी जो है ना ज़्यादा ही होती हैं, बाकी जितने भी ऐप्स हैं ना, ऐप्स कह रहा हूँ सॉरी, प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे ज़्यादा ही होती हैं। मैंने अपनी जो पहली क्लास थी, जो वर्कशॉप थी फ्री, उसमें मैंने बताया था कि आपको कि कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, और उसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म में क्या क्या इशू है वो मैं आपको बताऊंगा। बल्कि आज की वीडियो में ना मैं आपको वो बता ही देता हूँ, क्योंकि आगे चल के मे बी टॉपिक उस तरफ जाए ना जाए। एचएससी मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। उस पर आप बिला झिझक काम कर सकते हो, ठीक है, बिला झिझक काम कर सकते हो। मैं आपको जो पर्सनली जो सही रिव्यू है ना वही दूंगा। तो दूसरा जो प्लेटफॉर्म है ना वो है सदा ड्रॉप शिपिंग। अब सदा ड्रॉप शिपिंग भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग उसके साथ काम करो। बड़ा खतरनाक किस्म का एक प्लेटफॉर्म है ये भी। ये मेरा सदा ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है, इस पे बेसिकली मेरे 2 अकाउंट है। फिलहाल मैं एक ही दिखाता हूँ आपको, और इसके साथ जो जो इश्यूज है ना मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, तो आपको समझ लग जाएगी कि क्या इशू है। ये दिखाने का मकसद बेसिकली ये नहीं है कि मैं इन प्लेटफॉर्म को कोई डिग्रेड कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है इनके अंदर जो मसले मसाइल हैं वो इनके अंदर हैं, वो अब इनको चाहिए कि इन मसलों को ठीक करें। अगर तो नहीं करते तो ज़ाहिर है जो बाकी आम आवाम है उसको चाहिए कि प्रिकॉशंस ले। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरी 4,30,556 रुपये का प्रॉफिट बना हुआ है, ठीक है, 4,23,556 रुपये का, सॉरी। और यहाँ पे नीचे आपको ये दिख रहा है विड्रॉ अमाउंट यहाँ पे। अच्छा, अब इसका सिस्टम इस तरीके से ना, सादा ड्रॉप शिपिंग का, बाकी जितने भी ऐप्स हैं ना, ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें क्या होता है ना कि प्रॉफिट आपको उनका जो भी साइकिल होता है उसके मुताबिक मिलता है। जिस तरह जो एचएससी है उस पर आपको 10 दिन बाद प्रॉफिट मिलता है, इसी तरीके से मरकज से हफ्ते बाद मिलता है। एआर ड्रॉप शिपिंग भी तकरीबन 10 दिन या हफ्ते बाद दे देता है।
और पाक ड्रॉप शिपिंग जो कि बिल्कुल ही घटिया वेबसाइट है, वो 15 दिन बाद देती है। ये इधर ये सीन नहीं है, इधर आपने अपनी मर्जी से प्रॉफिट लेना है। यहाँ पे आपको आपका प्रॉफिट दिख जाएगा, जिस तरह ये 378 पे दिख रहा है। अगर मैंने 378 पे लेने हैं तो मैं इधर रिक्वेस्ट नाउ पे जाऊंगा, इधर 378 पे लिखूंगा, विड्रॉ पे क्लिक करूंगा, ये आएंगे नहीं मेरे बैंक में, ये चली जाएगी रिक्वेस्ट। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, 5,000 रुपया मैंने लास्ट किया था, कि मैं चेक कर लूँ मुझे आया भी है कि नहीं। मेरे ख्याल मैंने कल ही किया था या परसों किया था। हाँ जी, आ गया हुआ है। अच्छा, तो आपने इनको विड्रॉ रिक्वेस्ट डालनी है, ये 1 से 2 दिन के अंदर वो भेजेंगे, बकौल इनके 1 से 2 दिन भेजेंगे, आता 1 से 2 दिन बाद नहीं है। ये 5,000 रुपये की अमाउंट थी इसलिए आ गई। अब मेरे साथ जो सीन हुआ है ना, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहला पे आउट जो मैंने इनसे मंगवाया 85,000 का, जो कि टाइमली मुझे मिल गया, ठीक है। 8 को मंगवाया, 13 को मैंने 78,000 रुपये की और रिक्वेस्ट भेजी। अब जो 13 को मुझे आना था ना, ये मुझे 18 को तकरीबन आया, 5-6 दिन बाद आया। और जब ये आया, उसके बाद जो इनका था, खैर इनके तो वो बड़े अच्छे भाई हैं, माज नाम है उनका, उन्होंने मुझे खुद मेरे साथ वो कांटेक्ट में है, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ज़िक्रिया भाई, थोड़ा सा ना आप डिले कर लिया करो, इतनी जल्दी ना प्रॉफिट ना किया करो, हमारे लिए थोड़ा सा इशू होता है, हमें जो है ना वो पेमेंट नहीं आती कोरियर से। हालांकि ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, मैंने उनके साथ शेयर की ये चीज़। मैंने कहा देखो यार, आप प्लेटफॉर्म चला रहे हो एक, तो आपका ये मुझे कहना बनता नहीं है, क्योंकि देखो आपने एक चीज़ अलाउ की हुई है, आपने इधर ऊपर लिखा हुआ है कि हम अपनी पेमेंट जो है वो अभी अभी इन्होंने 5 किया, उस टाइम 2 दिन रखा हुआ था कि आप ना अपनी जो पेमेंट है आपकी 2 दिन बाद आपके अनपेड में आ जाएगी और आप उसको ले सकते हो। यानी कि आपकी पेमेंट 2 दिन बाद आपको मिल जाएगी डिलीवरी के। आपका पार्सल जो है मंडे को डिलीवर होता है, तो आप उसको जो है ना थर्सडे तक उसको विड्रा करा सकते हो, ठीक है। मैंने कहा आपने इस चीज़ को अगर लिखा हुआ है, तो फिर तो ये चीज़ मुझे, इस चीज़ की तो सहूलत मुझे चाहिए। अगर या तो हो ना, आप उस चीज़ को मेंशन ही ना करो, अगर आप नहीं कर सकते तो मेंशन ही ना करो, मैंने तो डिमांड नहीं की, बट आप उस चीज़ को मेंशन ही ना करो। तो बाद में उन्होंने इसको 5 दिन किया, वो भी मैंने नहीं बोला था, तो इन्होंने 5 दिन किया, नहीं तो यहाँ 2 दिन ही होता था। चलो ये भी मसला मेरा हल हो गया, कोई इशू नहीं हुआ। उसके बाद जनाब मैंने 1,31,000 रुपये की किया, इसका रोला डला, ये पेमेंट का बीच ही कहते मुझे उन्होंने बोला कि पेमेंट हमने जो है ना वो कर दी है। पेमेंट मेरे बैंक में आई कोई नहीं हुई थी। मैंने कहा यार मुझे तो पेमेंट ही नहीं आई, आप कह रहे पेमेंट कर दी, कहते हम स्क्रीनशॉट भेजते हैं। मैंने कहा यार मुझे स्क्रीनशॉट का मैंने क्या करना, मुझे पेमेंट ही नहीं आई। मैंने इनको अपने बैंक की अपने जो है ना वो क्या कहते हैं यार उसको, बैंक स्टेटमेंट जो है वो भेजी उस दिन की। मैंने कहा ये देखो मुझे तो पेमेंट ही नहीं आई भी। खैर फिर उन्होंने कहा हम देखते हैं, फिर शाम को मुझे पेमेंट आ गई, और ये भी पेमेंट मुझे लेट आई थी, कुछ 4-5 दिन लेट आई थी। उसके बाद ये वाली पेमेंट टाइम पे आ गई, ये वाली पेमेंट भी फंस गई थी। ये पेमेंट भी पिछले दिनों फंसी हुई थी। ये किस तरह फंसी थी कि वो पेमेंट इन्होंने बैंक से की, और वो बैंक से मेरे बैंक में आने में बीच में फंस गई, मेरे मुझे रिसीव नहीं हुई, इनकी तरफ से डिडक्ट हो गई। इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया, वही सीन दोबारा हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। तो ये इधर इनकी तरफ से ना पेमेंट का बड़ा इशू होता है, मैं आसान अल्फाज में बताऊं, इधर पेमेंट का बड़ा इशू होता है। मुझे आया इशू, आपका मुझे नहीं पता, आप लोग इनके साथ अपना एक्सपीरियंस करोगे तो लाजमी शेयर करना। बाकी मुझे ये इशू आया पेमेंट के वाले से। तो जिस प्लेटफॉर्म पे पेमेंट्स में इशू आया ना, वो बड़ा मुझे बड़ा होता है। और दूसरा एक ये है कि इनकी जो रिप्लेसमेंट या रिटर्न है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ये बस क्या कहूँ मैं, रिटर्न करने में इनकी बड़ी जान जाती है, और अगर कर भी दें तो उसमें भी बड़ा इशू होता है। मैंने ये भी पिछले हफ्ते रिटर्न का एक प्रोडक्ट थी, उसकी रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली हुई थी। और वो रिक्वेस्ट के तकरीबन हफ्ते बाद जाके, मुझे हफ्ते पहले उन्होंने ट्रैकिंग दी और हफ्ते बाद जाके डिस्पैच किए, तो कस्टमर हमारा सिर खा गया। अब वो जब डिस्पैच भी किया ना, तो वो गलत एड्रेस पे चला गया। यानी कि उस कस्टमर को प्रोडक्ट लिए हुए को तकरीबन 10-15 दिन हो गए, जिसमें अब उसकी जो रिप्लेसमेंट थी वो पहले तो हफ्ते बाद डिस्पैच होती है, डिस्पैच होने के बाद गलत एड्रेस पे चली जाती है। अब वो वापस आ रही है इनके पास, और अब फिर उसके पास जाएगी। अभी तक उसको रिप्लेसमेंट नहीं मिली, अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं मिली, कोई 8-10 दिन हो गए। ये भी रिसेंट, ये अभी आखिरी वाकया यही हुआ है। और रिप्लेसमेंट के जितने भी है ना, वो इस तरह करके बड़े इनके इशू होते हैं, क्योंकि इनकी जो थोड़ी सी पॉलिसीज है ना, वो बड़ी अजीब है कि भाई हमें पार्सल ओपन करते हुए की वीडियो, तो कब हर बंदा तो पार्सल ओपन करते की वीडियो नहीं दिखाता, इस तरह करके बड़ी सारी होती है। तो खैर इन शॉर्ट इनकी तरफ भी इश्यूज हैं जो कि मुझे फेस मैंने की हैं। अब एक बिगिनर जब इस तरह की इश्यूज फेस करता है ना, तो वो तो भाई पागल हो जाता है। जाहिर है, अब आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब फंस जाए किसी एक प्लेटफॉर्म पे, तो आपके तो रातों की नींदें हराम हो जानी। आपने कहना भाई मेरी पेमेंट दे, मैंने काम करना है अपना। तो नहीं होता यार, मेरी मेरी खुद की हो जाती है नींदें हराम भाई, पैसे कमाना आसान तो नहीं है ना। तो अब इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट से
लोग फँसा के बैठ जाएँगे। और फिर मैंने इस बात पे ये इनको बोला भी, मैंने कहा यार देखो पेमेंट अब मुझे नहीं मिली, ये आपका इश्यू है, आपके बैंक से नहीं आई तो आप अपने बैंक वालों का सिर खाओ, मुझे तो मेरी पेमेंट दो। अब फॉर एग्जांपल पेमेंट आती ही नहीं है, वो मुझे कह रहे हैं कि भाई बैंक वाले कह रहे हैं कि ये कल आ जाएगी। मैंने कहा यार मैंने बैंक वालों को क्या करना है, आप बैंक वालों से, क्योंकि जब भी कोई सेंड करता है ना पेमेंट किसी दूसरे बैंक अकाउंट में, अगर तो रिसीवर को पे रिसीव होनी हो तो वो एक दिन के अंदर हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी, इससे ज़्यादा नहीं स्टक होती। इससे ज़्यादा अगर स्टक हो ना तो वो बैक दोबारा रिवर्स ही होती है पेमेंट, रिसीवर को नहीं जाती। ठीक है। और इस केस में भी सेम इस तरह ही हुआ था, और ये काफ़ी देर तक तकरीबन जो है ना ये फंसी रही पेमेंट को, तकरीबन 8-10 दिन ये पेमेंट फंसी रही है। मुझे बड़ी देर बाद जाके पेमेंट मिली है, और वो भी मैंने बड़ा रोला डाला तब मिली है। मैंने उससे कहा भाई देख तू मुझे डेली कह देते हो आप कि बैंक वाले कह रहे हैं आज आ जाएगी बैंक। मैंने कहा यार मुझे बैंक वालों से क्या लेना देना, मैंने पेमेंट आपसे लेनी है। आपके बैंक में अगर कोई इशू आ रहा है तो आप सोल्व करो ना, मुझे मेरी पेमेंट कर दो। हाँ अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी बकौल आपके बैंक कह रहा है कि रिसीवर को रिसीव हो जाएगी, जो कि होती ही नहीं है और हुई भी नहीं। तो मैंने कहा कोई मसला क्या है भाई, मेरा तो अभी ऑर्डर रास्ते में है, मैंने तो अभी देखो ना उसके बाद 24,000 का भी मंगवाया, 5,000 का भी मंगवाया। मैंने कहा मेरे तो अभी ऑर्डर रास्ते में है, तो 30,000 मेरा दोबारा बन जाना, आप अगर वो आके तो वो वाला ना पे करना। ठीक है। तो वो बहरहाल बड़ा उसको कह कला के फिर उन्होंने मुझे पहले 20,000 भेजी, फिर अगले दिन 10,000 भेजी, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा। यार देखो अगर आपके साथ एक कोई बंदा काम कर रहा है तो पेमेंट टाइम पे आना बड़ा जरूरी है। जो प्लेटफॉर्म आपको टाइमली पे नहीं ना करता उसके साथ काम करो ही ना, चाहे वो जितना मर्जी सस्ता माल देता है। तो ये इश्यूज हैं इधर भी, और सदा पे भी, और इधर मरकज पे भी। हाँ एयर ड्रॉप शिपिंग ऐसी वेबसाइट है जिसपे जो है ना इसका मसला नहीं आता, क्या कहते हैं ना उसको, आउट का, आउट का मसला नहीं आता एआर पे। लेकिन एआर पे रिप्लेसमेंट के हवाले से कुछ इश्यूज हैं, आते हैं रिप्लेसमेंट के बारे से। अगर आप रिप्लेसमेंट के बारे से इनको इनको मैसेज करो ना तो अक्सर ये रिप्लेस करते ही नहीं है, कहते नहीं। और अक्सर ये लोग गलत प्रोडक्ट, घटिया, मतलब वो घटिया से मुराद ये है कि जो वापस आई होती है ना, ये वही आगे भेज देते हैं। मैंने जो रिसेंट इनके साथ मेरे साथ जो हुआ, अभी तो मैं इनके साथ 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, नहीं काम ही नहीं कर रहा, ऑर्डर ही नहीं लगा रहा। जब मैं लगाए थे आखिरी टाइम तो मैंने एक प्रोडक्ट चलाई थी जिसका नाम था जी लैंप। अब मैं जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ ना, कोई भी बंदा उठा के चलाने ना लग जाए, क्योंकि मैंने उससे जो निचोड़ना था निचोड़ लिया, अब उसमें से कुछ नहीं निकलना। तो वो प्रोडक्ट मैं चला रहा था, और इसी प्लेटफॉर्म से मैं उठा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, वो जो रिप्लेस से आए हुए थे प्रोडक्ट उसी को एल्फियाँ शल्फियाँ लगा कर कस्टमर्स को भिजवा रहे हैं। कोई कह रहा है कस्टमर की इसकी एक टांग नहीं है, कोई कह रहा है चल रहा नहीं रहा, कोई कह रहा है इसकी लाइट नहीं चल रही। वो इतने ज़्यादा इश्यूज आए हुए, वो सारे इन्होंने जो रिप्लेस आए हुए थे ख़राब प्रोडक्ट्स थी, वो इन्होंने या रिप्लेस आए हुए थे, या फिर जो ऑर्डर मतलब रिटर्न आते हैं ना तो अक्सर ख़राब हो जाते हैं, तो ये उनको एल्फियाँ और मैजिक लगा के जोड़ तोड़ के भेजी जा रहे हैं। और कस्टमर हमें बोल रहा है, हम इनको बोल रहे हैं रिटर्न करो, तो आगे से कह रहे हैं कस्टमर को बोलो एल्फी लगा दे। ओ भाई बंदे ने पैसे पे किए हैं, एक बंदे ने 4,000 रुपये की एक प्रोडक्ट मंगवाई है, वो एल्फियाँ लगाएगा? और ये आगे से इस तरह से वो जो है ना मशवरे देंगे। और कभी वो प्रोडक्ट नज़र आ रही होती है कि यार वो इतनी गंदी हुई हुई है, इसका साफ नज़र आ रहा है कि यूज़ होके आई हुई है, किसी ने रिटर्न की हुई है, किसी ने रिप्लेस करवाई हुई है, तो बोलेंगे कोई मसला नहीं साफ कर लो, ये इतना से तो होता ही है। वो इस तरह के बहाने मारते हैं और फिर रिटर्न नहीं करके देते अक्सर। तो इनकी तरफ भी ये इशू होता है। और इनकी जो वेबसाइट का जो थोड़ा सा मसला है ना, वो बड़ा अजीब सा। एक तो इधर हम लोग नाम के ज़रिए या दूसरे तरीके से ना हम ऑर्डर ट्रैक ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने अहमद नाम का ऑर्डर सर्च करना है, आप अहमद लिख के बैठे रहो, सब कभी नज़र ही नहीं आना आपको। आपको ऑर्डर सर्च करने के लिए उसकी आईडी या उसकी ट्रैकिंग आईडी चाहिए होगी। अब आपको क्या पता है अहमद की ट्रैकिंग आईडी क्या है? तो ये इधर इस तरह करके इस पे भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इन सब प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई इशू है, लेकिन एचएससी इस तरह का प्लेटफॉर्म है जिसपे इश्यूज तकरीबन ना होने के बराबर ही, छोटे मोटे इश्यूज तो चलते हैं, लेकिन एक नए बंदे के लिए, एक बिगिनर के लिए ना बहुत मजे की चीज़ है एचएससी। मतलब आप टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हो, किसी किस्म की कोई इशू नहीं है। आप उधर टिकट भी लगाते हो तो आपको 1 से 2 घंटों के अंदर ही जवाब मिल जाता है, और वैलिड वैलिड जवाब मिलता है। ऐसा नहीं मिलता कि बस आपको कहानी करा दी है और आप उसका कुछ ही नहीं कर सकते। तो और उसके अलावा आप एचएससी के जो ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है उधर भी ऐड हो जाते हो, वहाँ पे भी आप कोई भी पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पे जो एचएससी का को फाउंडर है जवाद, वो आपको खुद उधर जो है ना असिस्ट कर देते हैं, वो खुद जवाब दे देते हैं कमेंट्स में भी। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, जहाँ पे आपको जो फाउंडर है उस प्लेटफॉर्म का खुद आपको डील कर रहा है, तो उससे ज़्यादा तो मेरा नहीं ख्याल कोई आपको सपोर्ट चाहिए। तो एचएससी इस वाले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप स्टार्ट एचएससी से करो, और ताकि आपको जो है ना इस वाले से टेंशन ना हो कोई, क्योंकि नया नया बंदा काम करने लगे और ऐसी टेंशन आ जाए तो बंदा फिर डीमोटिवेट हो जाता है। हाँ जब एक्सपीरियंस मिल जाए तो करो, मैं सबके साथ काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरे को इनके साथ दुश्मनी है, काम मैं सबके साथ कर रहा हूँ, मजबूरी में सब मुझे ज़रूरत पड़ते हैं तो मैं काम लेता हूँ सबसे, लेकिन मजबूरी में, नॉर्मल नहीं।
तो ये थी चीज़ें। खैर अब वापस आते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि मैंने कहा यार थोड़े से बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बता दूं ताकि आपके जहन में हो। पूरा कोर्स करने के बाद आप पूरी तरीके से तैयार हो गए काम करने में, मतलब कोई आपको इशू वगैरह नहीं होगा। तो सबसे पहले जो हम आज करेंगे ना वो फेसबुक है, ठीक है। फेसबुक की ऐड से ही स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने फेसबुक जो बेसिक चीज़ें थी वो बता दी थी उसमें क्या कहते हैं अपनी फ्री क्लास में, लेकिन अब पेड है तो मैं उसमें बता देता हूँ। मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि ऐड अकाउंट किस तरह बनाना है, ठीक है, पिक्सल किस तरह बनाना है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब हम लोग आते हैं, हमने ऐड किस तरीके से क्रिएट करनी है, ठीक है। ऐड क्रिएट करने के लिए हमारा ऐड मैनेजर है, ठीक है। ऐड मैनेजर किस तरह बनाना है वो मैंने बता दिया हुआ है, तो आपको ये ना पूछे कि ऐड मैनेजर किस तरह बनाना है। ऐड ऐड मैनेजर या जो ऐड अकाउंट जो है, जब भी आप उस पे आओगे तो उसका इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। हमने क्रिएट के बटन पे जाना है, सेल्स पे जाना है, ठीक है। सेल्स पे जाने के बाद कंटिन्यू पे जाना है। अब यहाँ पे आपसे दो दो ऑप्शन आपको दिखाएगा, एडवांटेज प्लस या मैनुअल। आपने मैनुअली चूज़ करना है। एडवांटेज प्लस आप तब यू चूज़ करोगे जब आपके पिक्सल के पास डाटा होगा, या इन शॉर्ट आपको बताऊँ, कम से कम आपकी वेबसाइट पे 100 ऑर्डर आ जाए ना, उसके बाद आप इसको यूज़ करो, उससे पहले नहीं करना। और उसके बाद ही मैं तो नहीं कहूँगा करो, क्योंकि इसमें आपको एड्रेसेस वगैरह बड़े ख़राब आएंगे, क्योंकि इसमें आपको ब्रॉड ही चलानी होती है कैंपेन। तो ये मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं चलाता इसको। मैं तो मैनुअली चलाता हूँ जब भी चलाता हूँ, क्योंकि इस पे आपके पास, इसमें आपके पास कंट्रोल होता है। आप हर चीज़ अपने अपने मुताबिक चला सकते हो। इसमें आपके पास कंट्रोल नहीं, इसमें आप पूरा कंट्रोल आप फेसबुक को दे रहे हो। आप फेसबुक को कह रहे हो जैसा तेरा दिल करता है चला, मुझे बस सेल्स चाहिए। वो फिर जैसा उसका दिल करता है चलाता है, जो उनसे गंद बला उठा के ला देगा आपकी वेबसाइट पे, तो आपको ऑर्डर ही नहीं मज़े के आएँगे। इधर आपको अपनी मर्ज़ी से आप चला सकते हो। आपको नज़र आ रहा है कि यार नहीं, मुझे 20 से 30 साल के लोगों के एज ग्रुप में मुझे ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप 20 से 30 साल के लोगों को टारगेट कर सकते हो। मतलब आप सब कुछ अपने मर्ज़ी से इसमें कर सकते हो। खैर मैनुअल में जाएँगे हम। मुझे उम्मीद है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मैनुअल और एडवांटेज प्लस का। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कैंपेन को नाम देना है, कोई सा भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। नीचे वैसे इसमें से आपने किसी भी चीज़ में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, इसी तरीके से रखने देना, ठीक है। ए बी टेस्टिंग क्या होती है? ए बी टेस्टिंग में हम लोग जिस तरीके से फॉर एग्जांपल ये वाला मैं बल्कि आगे चल के बताता हूँ। ए बी टेस्ट वैसे आपको नॉर्मली बता देता हूँ क्या होता है। ए बी टेस्टिंग में हम लोग बेसिकली मुख्तलिफ इंटरेस्ट, ठीक है, मुख्तलिफ इंटरेस्ट या फिर मुख्तलिफ जो है ना ऑडियंस, सॉरी ऑडियंस कह रहा हूँ, डेमोग्राफीज, आसान अल्फाजों में समझाता हूँ, इस तरह मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो, ए बी टेस्ट में क्या होता है, हम लोग मुख्तलिफ एड सेट बनाते हैं जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ एक एड सेट में से दूसरे एड सेट से मुख्तलिफ रख सकते हैं। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल ये वाला एड सेट है, ठीक है, ये वाला एड सेट है जिसका नाम न्यू सेल एड सेट है। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ एड सेट 1, तो आपको भी इजीली समझ लग जाएगा, क्योंकि इस तरीके से समझाने में ना मुझे भी थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आसान अल्फाजों में सिखाऊँ। अब सारे टेक्निकल वर्ड यूज़ करूँगा तो आप लोगों को समझ नहीं लग रही। तो फॉर एग्जांपल ये एड सेट 1 है, ठीक है। अब ये एड सेट 1 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसमें मैं जो हूँ ना सिर्फ लाहौर को टारगेट करूँ, ठीक है। मैं लोकेशन में आता हूँ, लोकेशन में आने के बाद मैं यहाँ पे सिर्फ लाहौर लिख देता हूँ, ठीक है। इधर सिर्फ मैं लाहौर लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस एड सेट में सिर्फ मैं लाहौर को टारगेट कर रहा हूँ, तो किसी शहर को नहीं कर रहा, ठीक है। ये मेरा हो गया एक एड सेट। इसमें मैं इसको मैं इधर लिख देता हूँ एड सेट 1, इसको ब्रैकेट में यहाँ पे मैं LH4 लिख देता हूँ निशानी के तौर पे कि मैंने इस एड सेट में सिर्फ लाहौर को टारगेट किया हुआ, ठीक है। कि मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये डुप्लीकेट क्यों नहीं हो रहा भाई? एक मिनट में पहले इधर को इसको भी मेरे ख्याल रेडी करना पड़ेगा, क्या सीन है। मेरे ख्याल है ये इशू है, मैं किसी और ऐड अकाउंट में चलाता हूँ, इसकी पेमेंट अनसेटल हुई भी है। हम्म, इस पे चेक करते हैं, ये मेरे किसी क्लाइंट का ही था, इस पे करते हैं। अच्छा,
तो वही हम लोग करेंगे क्रिएट। अब बेसिकली मैं जो अब आपको ना ए बी टेस्टिंग के समझा रहा हूँ, क्योंकि ए बी टेस्टिंग वैसे तो बहुत कम ही करता हूँ मैं, और आपको भी कम ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिकली जो हम लोग बड़ी एड्स चलाते हैं ना, जो ब्रांड्स वगैरह के लिए, आपको बहुत बड़ी ऐड होती है जो लंबे चक्करों में होती है, उसके लिए होती है। जो ट्रेनिंग प्रोडक्ट या हंटिंग प्रोडक्ट होती है ना, ये इनकी गेम ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन या महीने की होती है, उसमें ये इतने लंबे चौंचलों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूँ ताकि अगर आपने किसी को सर्विसेज देनी हो ना तो आपको पता हो। तो ए बी टेस्टिंग किस तरह होती है? ए बी टेस्टिंग बेसिकली होती है मुख्तलिफ एडसेट्स पे। अब मुख्तलिफ एडसेट में हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग उसकी डेमोग्राफी के हवाले से भी टेस्टिंग कर सकते हैं, इंटरेस्ट के हवाले से भी इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, तो प्लेसमेंट के हवाले से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब ये वर्ड मैं पहले नहीं बोल रहा था क्योंकि मुझे ये चीज़ फील थी कर रही थी कि यार आपको ये चीज़ समझ नहीं लग रही होगी, और अभी भी मैं यही समझूंगा कि आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं लग रही होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आसान अल्फाजों में समझाना चाह रहा हूँ ताकि हर बंदे को समझ लग जाए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आसान अल्फाजों में। देखो, डेमोग्राफी कहते हैं लोकेशन, इजी वर्ड्स में बताऊं तो लोकेशन, ठीक है। लोकेशन कौन कौन सी होगी? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कि ना मुझे ज़्यादा सेल लाहौर से आ रही है या मुझे ज़्यादा सेल का कराची से आ रही है, कौन सी अवाम है जो ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करेगी, ज़्यादा ऑर्डर करेगी। तो मैं इसमें एक एडसेट बनाता हूँ, उसमें सिर्फ लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर मैं नाम पे भी इस तरह रख देता हूँ एडसेट, या सिर्फ लाहौर लिख देता हूँ, ठीक है। LH4, ठीक है, ये लाहौर का एडसेट बन गया, ठीक है। अब इसको मैं कर दूंगा कॉपी और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है, डुप्लीकेट कर दूंगा 1, ठीक है। अब अगर तो मैं बगैर ए बी टेस्ट ऑन किए अगर मैं ये बनाता हूँ ना, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कराची सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि हम प्रॉपर जिस तरह करते हैं उसी तरीके से काम करें। ये आ गया कराची, ठीक है, कराची हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब ये देख सकते हो तुम आप लोग के दो एडसेट हमने बना दिए हैं, ठीक है। अब ये अभी ए बी टेस्टिंग ऑन नहीं की हमने, लेकिन ये दो कंपेन्स दो जो है ना बन गई हैं, ठीक है। ये दो, सॉरी कंपेन्स कह रहा हूँ, दो एडसेट बन गए हैं। अब अगर बगैर ए बी टेस्टिंग के हम लोग इस ऐड को चलाएंगे तो हमें हर एड सेट पे अपना बजट देना पड़ेगा। अब क्या होगा ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2000 रुपया, ठीक है, टोटल 2000 रुपया, और मैं चाहता हूँ कि मैं टेस्ट करूँ कि ये दोनों, इन 2000 रुपया उस एड सेट पे लगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं ये चाहता हूँ, दोबारा सुन लो, कि ये 2000 रुपया उस एड सेट पे लगे जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब मैं करूँगा ए बी टेस्टिंग, ठीक है। ठीक है, मैं तब ए बी टेस्टिंग ऑन कर दूंगा। ये ए बी टेस्टिंग मैं यहाँ पे ऑन करूँगा। ए बी टेस्ट मैंने यहाँ पे ऑन किया। इधर मैंने इसकी टाइम ड्यूरेशन आप रख सकते हो जितनी भी रखनी है, ठीक है। और बाकी चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बाकी चीज़ें नहीं छेड़नी है आपने, बल्कि टाइम ड्यूरेशन भी अगर ना रखो तो बेहतर है। वैसे मैंने तो कभी नहीं इसको रखा। 4 डेज ही रहने देते हैं हम लोगों ने। वैसे तो 2 दिन में पता चल जाता है, 2 से 3 दिन में रखते हैं हम, 3 दिन ही रख लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट हमने नहीं रखना, कॉस्ट पर रिजल्ट। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि आपने जो है ना अच्छा सॉरी, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। जो एडवांटेज प्लस ये जो कैंपेन बजट है ना, इन्होंने यहाँ पे ऊपर कर दिया, पहले तो नीचे ही होता था, अब मेरे ख्याल है कोई नई अपडेट इन्होंने डाली, जो भी है खैर। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि हम लोग जब इसको पब्लिश करेंगे तो ये खुद से ही इसके दो बना देगा, और वहाँ पे ये मतलब जो भी मतलब अलग अलग इसने करने होंगे तो अलग अलग कर देगा। वही बात है, इसमें भी वही जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जिस तरीके से इसमें डिफरेंट हम इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियंस और प्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं, तो ए बी टेस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऊपर अलग से ऑप्शन दे दिए ये एडवांटेज कैंपेन बजट का, तो हम इसी को करेंगे ओपन, और यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली एक बजट दे देना 2000 रुपया, ठीक है। 2000 रुपया हम इस पे बजट दे देते हैं।
तो नीचे से भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़रा अलग से एक प्रोसेस बना देगा आपको, खुद फिर आगे अगले पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे ये जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आफ्टर यू सिलेक्टेड पब्लिश विल डुप्लीकेट दिस कंपेयर टू क्रिएट वर्जन बी ऑफ योर ए, मतलब दोबारा से आपको एक नया एडसेट बना के देगा, फिर आपको उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, जबकि मैंने यहाँ पे पहले से ही अलग बना दिया, एक डुप्लीकेट कर दिया हुआ है, तो मुझे तो दोबारा डुप्लीकेट नहीं करवाना। तो मैं ये ऊपर वाले को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने सिंपली अपना बजट दे देना जो कि 2000 रुपये, ठीक है। अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, देखो अब जो ये 2000 रुपये मैंने यहाँ पे लगाया ना, अब यहाँ से बजट उड़ गया, अब यहाँ पे बजट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे बजट का ऑप्शन नहीं आ रहा कहीं भी, ठीक है। बजट का ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि बजट हमने कंपेन लेवल पे दे दिया। अब क्या होगा ना, जो 2000 रुपये आया ना, वो इन दोनों एडसेट पे खर्च होगा, लेकिन इक्वली नहीं। जो एडसेट ज़्यादा चल रहा है ना, फॉर एग्जांपल लाहौर से सेल आ रही है ज़्यादा, फेसबुक को नज़र आ रहा है कि लाहौर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा सेल ला के दे रहा है, तो वो सारा का सारा 2000 रुपया लाहौर पे लगा देगा। उसमें से कुछ 100 रुपया कराची पे लगा होगा जो टेस्ट करने के लिए होगा, लेकिन बाकी का 1900 रुपया लाहौर पे लग जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका सारा बजट उस जगह पे लगेगा जिस जगह की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मैंने ये टेस्ट नहीं करना कि मेरी लाहौर में, मतलब ये नहीं मैंने करना कि जिधर ज़्यादा सेल आ रही है मेरा बजट उधर लगे, मैंने प्रॉपर चेक करना है कि मुझे 3 दिन में तीन दोनों शहरों से सेल आती कितनी है, मैं इक्वली मतलब बजट देना चाहता हूँ। तब हमने कैंपेन बजट को ओपन नहीं करना, तब हमने ए बी टेस्टिंग नहीं करनी, ठीक है। तब हमने ए बी टेस्टिंग नहीं करनी, तब हमने क्या करना है, बेसिकली इसको हम सीबीओ कैंपेन कहते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, या सीबीओ कैंपेन कहते हैं। अगर तो हमने इसको टेस्ट करना हो दोनों को, एडसेट ए और एडसेट बी को। लेकिन अगर हम नहीं करना चाहते तो मसला नहीं है, हम लोग सिंपली आएंगे, हर एडसेट पे 1000 रुपये का बजट दे देंगे, इधर हम लोग 1000 इसको दे देंगे, 1000 इसको दे देंगे। अब क्या होगा ना कि अब दोनों एडसेट 1000 रुपये लगेगा, और हमें डे एंड पे पता चल जाएगा 1000 में लाहौर में से कितने ऑर्डर आए और 1000 में कराची में से कितने ऑर्डर आए। इस तरीके से हम लोग अलग अलग भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, और मतलब एक बजट दे के फेसबुक को भी कह सकते हैं भाई जिस पे ज़्यादा अच्छी सेल आ रही है अपने मुताबिक जो है ना बजट उसको दे दो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब रिकमेंडेड क्या है, रिकमेंडेड जो मैं तरीका जो करता हूँ ना, मैं दोनों को बराबर बजट देता हूँ और 3 दिन की टेस्टिंग लगाता हूँ, और उसके बाद मैं जो भी फैसला करना होता है करता हूँ। उसकी सेल चेक करता हूँ, ठीक है। उस पे ऐड टू कार्ट्स कितने आए हैं वो चेक करता हूँ, सीपीसी सीपीएम वगैरह ये सब चीज़ें चेक करता हूँ। उसके बाद जाके मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने इसको स्केल करना है और किस एडसेट को बंद करना है, तो मैं उसके बाद डिसाइड करता हूँ। अगर तो आप सिंपली पहले से ही उसको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे लगा दोगे, तो उसमें क्या होगा ना, वो अपनी जो है ना, क्या नाम है, अ, अब पहले से ही वो उसको बजट ज़्यादा दे देगा जो फेसबुक को लग रहा होगा कि वो ज़्यादा चल रहा है। तो फिर आपने उसको आगे स्केल क्या करना है, मतलब डाटा आपके पास इतना नहीं होगा, फेसबुक को आप दे दोगे इजाज़त के वो अपने मुताबिक करते। तो मैं, मेरी कोशिश होती है कि जितना चीज़ मेरे कंट्रोल में हो मैं उसको लेके चलूँ, तो सजेस्ट भी मैं यही करता हूँ, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया ए बी टेस्टिंग का। लेकिन अब बात आती है कि यार, जो मतलब अब ये तो ए बी टेस्टिंग होगी इसकी कैंपेन ना सॉरी एडसेट की, लेकिन हम ए बी टेस्टिंग इसकी भी कर सकते हैं, क्या नाम है, एड जो क्रिएटिव है अपना एड जिसे हम कहते हैं, उसकी भी कर सकते हैं। बेसिकली उसकी करने के लिए भी आपको अलग अलग सेम इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, बट मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा ना ऐड के लेवल पे, मतलब ऐड क्रिएटिव के लेवल पे, वो ये कि आप जितने भी आपके पास क्रिएटिव है ना वो आप एक ही ऐड में ऐड कर दो, मतलब एक ही जो भी आपका एडसेट है उसके अंदर जितने भी आपके क्रिएटिव है एक ही ऐड में आप ऐड कर दो। ज़रूरी नहीं आप अलग अलग बनाओ, इतना बजट नहीं आपने अपना फैलाना कि आपने हर एक एक वीडियो को 500-500 रुपया दिया, आपने एक ही 500 की ऐड चलानी है, और उसके अंदर तीन वीडियोस डाल दो। वीडियो डालने का सिंपली तरीका ऐड सेटअप, क्रिएटिव पे जाना है, वीडियो ऐड पे जाना है, और मीडिया पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप अपनी जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो जिस तरीके से। ये मैं अगर तो चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो लगाऊँ तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, और फिर नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट करूँगा और डन कर दूँगा। सिंपली कोई इसमें इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसी तरीके से आपने करना है। इसी तरीके से आपने 2 वीडियोज़ और डालनी है तो आप इसको डुप्लिकेट कर दो, ठीक है। एक वीडियो और हम डाल देते हैं, ठीक है। उसमें भी हम लोग सेम इसी तरीके से करेंगे। ये 2 वीडियो हमारी होगी, वैसे तो एक ही है लेकिन आप ये लोग यही समझो कि 2 वीडियोज़ हैं, ठीक है। अ, अब नीचे आ जाते हैं हम, ठीक है। अब इस एड सेट में जो क्या होगा ना, मतलब जो हमने इस एड सेट के अंदर हमने 2 एड्स डाल दी, 2 क्रिएटिव डाल दिए। अब क्या होगा कि जो 1000 रुपये हमने कराची को दिया था, वो कराची का बजट दोनों वीडियोस पे लगेगा, लेकिन जो वीडियो ज़्यादा अच्छी चल रही होगी ना तो फेसबुक उस वीडियो पे ज़्यादा बजट लगा देगा, और जो मतलब लूज़र होगी जिस पे कम रिस्पॉन्स आ रहा होगा उस पे बजट कम लग रहा होगा।
3 दिन बाद आप देखना, 3 दिन तक अगर आपको वो लूज़र ही नज़र आता है तो उसको उड़ा दो, और जो विनर है उसको आप चलते रहने दो, ठीक है? इसकी आप अलग-अलग टेस्टिंग ना करो, इसको आप एबीओ ही चलाओ, यानी कि एड सेट बजट ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? एड बजट ऑप्टिमाइज़ेशन आप उसको उसी तरह चलाओ, ठीक है? उसको आप दूसरे तरीके से ना चलाओ, वो मतलब बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा सिर खपाई वाला होता है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको आसान अल्फाजों में सिखाऊँ एड सेट एबीओ, जिसे हम एड बजट ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। बेसिकली ये आपकी जो बजट है, जो आपका बजट है, जो आपके एड सेट यानी कि जो क्रिएटिव यानी कि जो वीडियो या इमेज आप यूज़ कर रहे हो, इसमें ऑप्टिमाइज़ होके यूज़ हो, उसको हम लोग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप चाहो कि यार नहीं, मैं हर ऐड को, हर वीडियो को अलग-अलग चाहता हूँ कि अलग-अलग उसको ₹500 मिले, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसी तरीके से एक और इसका एड सेट बनाना है, उसके नीचे एक और वीडियो डालनी है, फिर एक एड सेट बनाना है, फिर उसके नीचे एक और वीडियो डालनी है। हर एड सेट को 500-500 दोगे तो जो काम आप 500 में कर सकते थे वो आप 1000 में करोगे, ठीक है? तो आप अपना खर्चा भी बढ़ाओगे, टाइम भी ज़ाया करोगे। तो एड एबीओ जो होती है ना, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन वाली जो कैंपेन होती है, एबीओ कैंपेन हमेशा उसमें एक ही एड सेट के अंदर हम दोनों क्रिएटिव या 3 क्रिएटिव या 4 क्रिएटिव भी हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आसान है, फेसबुक ने हमें एक सहूलत दी हुई है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है? तो वीडियोस में हमने अपनी ऐड कर ली है। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट किस तरह लिखना है वो मैंने आपको तरीका बताया था कि प्राइमरी टेक्स्ट लिखने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करना है, जिस तरीके से मैं इधर आता हूँ चैट जीपीटी पे। अच्छा, मैंने तो यहाँ पे ना पहले से चैट जीपीटी को एक किस्म का ट्रेन किया हुआ है। मैं जस्ट प्रोडक्ट का लिंक देता हूँ, मुझे वो उसकी जो है ना वो दे देता है। मैं जिस तरीके से आपको दिखाता हूँ कि ये देखो, ये है। इसको आपने प्रॉम्प्ट देनी है। प्रॉम्प्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है? ये देखो, मैंने इसको जस्ट इसका लिंक दिया, ठीक है? इसको वेबसाइट का लिंक दिया, इसने मुझे नीचे इसका पूरा जो है ना वो निकाल के दे दिया कि ये इसका जो है ना वो है प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है? आप इसको सिंपली इसको कॉपी करो और इधर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है? ऐसे तो इसको नहीं करना हमने, ये तो किसी और प्रोडक्ट का है और किसी और वेबसाइट का है। बाकी तरीकेकार जो है ना वो यही है, ठीक है ना? मैं ऐसे देखो साथ साथ बोल रहा हूँ कि बस इस तरह जस्ट गिव मी ऑनलाइन, या इधर मैंने 1 लाइन लिखना था तो ऑनलाइन लिखा गया, तो इसने उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। पहले इसने इस तरह दिया, ठीक है? फिर उससे मैंने, मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने उसको कहा अदर, तो उसने मुझे एक और दे दिया। मैंने इसे कहा लॉन्गर, तो उसने थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया, ठीक है? इस तरीके से ना आप भी कर सकते हो, कोई इसमें इतना नहीं है, ठीक है? बहुत आसान है। आपने इसको जस्ट कहना है, मैं आपको बता भी देता हूँ कि कहना किस तरीके से। अब आप लोगों को शायद ये भी ना पता हो तो मैं वो भी बता देता हूँ। नहीं, यहाँ खुल ही नहीं रहा यार, मुसीबत। खुल गया, ठीक है? जिस तरह ये इसको बोल दो कि आई एम क्रिएटिंग एड ऑन एफबी, गिव मी हेडलाइन फॉर माई एड, ठीक है? आपने इसको ये बोलना है। उसके बाद आपने इसको लिंक दे देना किसी भी प्रोडक्ट का, जिस तरीके से आप कह लो कि वेजिटेबल कटर को ही देख लेते हैं। ये वेजिटेबल कटर है, ठीक है? इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? लिंक कॉपी करके आपने इसको यहाँ पे देके पेस्ट कर देना और ये भी आपको दे देगा, ठीक है? ये देखो, ये इसने आपको दे दिए, ठीक है? इसके साथ नीचे लिख दो गिव सम फीचर, सॉरी गिव कह दो या राइट सम फीचर लिख दो, राइट फीचर्स। तो ये अब लिखेंगे तो ये थोड़े से फीचर्स भी इसमें डाल देगा, ठीक है? अब ये देखो, अभी इसने बहुत ज़्यादा लंबा लगा दिया तो हम कहेंगे डोंट एक्सप्लेन, तो ये अब इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है, अब इसने इस तरीके से दे दिया। आपने इसको अपने तरीके से ट्रेन करना है, ठीक है? जिस तरीके से आप ट्रेन करोगे, अब आपने करना है क्या, जो मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है? और इधर से एक ऊपर से ये हेडलाइन कॉपी कर लो और इसको मिला के आप आपका प्राइमरी टेक्स्ट जो है ना बन जाएगा। आप अपने ज़हन से भी लिख सकते हो, अगर आपको कुछ लिखना आता है तो लिख दो, नहीं आता तो मैं तो चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ और लिख देता हूँ। हेडलाइन में आप कुछ भी लिख सकते हो, जिस तरीके से अगर आप कोई ऑफ़र कर रहे हो, फ्री डिलीवरी दे रहे हो, 50% डिस्काउंट दे रहे हो, या जो भी ऑफ़र कर रहे हो वो लिख दो।
जिससे ये इधर जो भी चीज़ लिखनी है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका जो भी कस्टमर है वो देखने के बाद उसका दिल करे कि वो ऑर्डर नाउ के बटन पे क्लिक करे। तो इस तरह की कोई भी चीज़ लिखनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को आप एम्प्टी रहने दो। कॉल टू एक्शन हमेशा ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ रखना है, क्योंकि हमारा कन्वर्जन की हमारी ऐड है, तो शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ, ठीक है, यही रखना है। और नीचे वेबसाइट का जो भी आपका प्रोडक्ट पेज है उसका यहाँ पे यूआरएल आपने डालना है, ठीक है। इसको नन पे ही रखना है, इस पे आपने कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं लगाना। और इस तरीके से करके आपने अपनी ऐड को पब्लिश कर देना है। अब जब आप ऐड पब्लिश करोगे, अब ऐड चलेगी किस तरीके से, एक कैंपेन में आपके 2 ऐड सेट हैं और हर ऐड सेट में 2-2 आपके वीडियो ऐड क्रिएटिव हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आपने हर क्रिएटिव को हज़ार रुपया दिया हुआ है, ठीक है। ये 1000 रुपये लाहौर को दे दिया, 1000 रुपये कराची को दे दिया। अब ये अगर लाहौर कराची से मुराद नहीं है ऐसा कि आपने इसी को लाहौर और कराची ही रखना है। आपने इसको अलग-अलग टेस्टिंग करनी है, किस तरीके से करनी है मैं बता देता हूँ। जिस तरीके से आप लाहौर और कराची को एक ही में डालो, इतनी ऑडियंस छोटी ना रखो, ऑडियंस आपकी थोड़ी ब्रॉड होनी चाहिए। कम से कम आप 5-6 सिटीज़ की ऐड चलाओ, ठीक है। एक सिटी की ऐड जो है वो बहुत महँगी पड़ेगी आपको। तो आपने जो अलग-अलग एड सेट बनाना है ना, उसमें जो आपने वेरिएशन रखना है, जो अलग चीज़ें रखनी है ना, वो आपकी होनी चाहिए इंटरेस्ट, ठीक है। ऑडियंस आपकी थोड़ी-सी अलग होनी चाहिए। इंटरेस्ट बेस्ड आप टेस्टिंग करो, ना कि डेमोग्राफ़ी के हवाले से करो। डेमोग्राफ़ी आपकी वो ये ठीक है, एक ही ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऑडियंस आपने इसमें किस तरीके से ऐड करनी है, मतलब टारगेट करनी है, सॉरी। डिटेल टारगेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च में आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप वेजिटेबल कटर बेच रहे हो तो आपने यहाँ पे किचन गैजेट्स, मतलब किचन से रिलेटेड है ना, तो किचन लिखोगे, यहाँ पे आपको नीचे किचन से रिलेटेड जो है ना वो दिखा देगा, किचन होम एंड गार्डन, ठीक है। इसी तरीके से किचन वेयर आ जाएगा। आपने एक इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है, उससे रिलेटेड नीचे आपको शो कर जाएगा। किचन वेयर भी हो सकता है, ठीक है। कुकिंग कुक ये नहीं होगा, ये भी वैसे बनता है लेकिन ये इतना नज़दीक नहीं बनता। हम जो नज़दीक नज़दीक इंटरेस्ट लग रहा है ना उसको हम लगाएंगे। किचन नाइफ, जाहिर सी बात है ये काटने वाली चीज़, और हम वेज भी कट रहे हैं तो ये भी इसके साथ मैच कर रहा है। तो जस्ट 3 इंटरेस्ट बहुत है, ठीक है। अब आप क्या करो, इधर आप लिख दो इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट टारगेट कर रहे हो आप, इधर लिख दो इंटरेस्ट, और इधर आप जो है ना ब्रॉड पे चला दो, ठीक है। इधर आप ब्रॉड पे चला दो, ठीक है। इधर वैसे मेरे क्लाइंट का शायद खुला हो, मैंने उसमें इसकी की भी है, मैं उसका नाम नहीं दिखाना चाहता प्रोडक्ट का, नहीं तो मैं आपको दिखाऊं। बड़ी मज़े की इस पे सेल आ रही है माशाल्लाह से उस क्लाइंट की मेरे। तो इस तरीके से जो है ना आपने इसको जो है ऐड को बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। देखो, इस कैंपेन पे, ये एक कैंपेन है, ठीक है, वेजिटेबल कटर की हमारी। इसमें हमने एक एड सेट बनाया जिसमें हमने इंटरेस्ट को टारगेट किया। इंटरेस्ट कौन से हैं, वो ये 3 इंटरेस्ट हैं, ठीक है। ये 3 इंटरेस्ट हैं जिनको हमने जो सॉरी ये वाला नहीं, ये सॉरी मैंने बोर्ड पे क्लिक किया। ये 3 इंटरेस्ट है जिसको हमने टारगेट किया, ठीक है ना, इस एड सेट में। और हमने इसको 1000 रुपया दिया। हमने बोला कि 1000 रुपया इन इंटरेस्ट वाली ऐड पे लगाएंगे, कि देखते हैं कि जो इस इन जो है ना लोग जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, किचन होम एंड गार्डन में, किचन नाइफ में, किचन वेयर में, उन उनको ऐड दिखाने में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। या ब्रॉड ब्रॉड से मुराद है खुली ऐड चल रही है, मतलब टिकटॉक अपना सॉरी फेसबुक अपने हिसाब से दिखा रहा है, और फेसबुक अपने हिसाब से ही इसको लेके चल रहा है। जहाँ से उसको लगेगा, जो सी ऑडियंस इसको लगेगा कि ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, उसको दिखाने लग जाएगा, ठीक है ना। ये फेसबुक चला रहा है ऐड, फेसबुक के कंट्रोल में है तकरीबन थोड़ी बहुत, और ये आपके कंट्रोल में है, मतलब आपने इसको बनाया हुआ कि इन लोगों को आपने ऐड दिखानी है। तो आपने 3 दिन इस ऐड को चलते रहने देना। 3 दिन बाद आपने देखना है जौन सा ऐड सेट आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा, उसका डुप्लीकेट बना के उस पे बजट बढ़ा देना है। 5000 रख दो, 4000 रख दो, 2000 रख दो, ठीक है ना। लेकिन टेस्टिंग के बाद डायरेक्ट रखोगे तो वो आपको रिस्की है। ज़ाहिर सी बात है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो लॉस। तो लॉस करने से पहले बेहतर है आप थोड़ा-सा, मतलब जो है ना, पहले टेस्टिंग कर लो। टेस्टिंग में आपके पैसे थोड़े लगेंगे, आप 500-500 पे भी चला सकते हो ऐड, 300-300 पे भी चला सकते हो। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर छोटी आइटम है तो 1000 रुपए की आइटम है तो उस पे 300-300 वाली ऐड चला लो। बड़ी आइटम है 2000 वाली, 500 की चला लो। इससे भी बड़ी आइटम है 5000 वाली है तो 700 की चला लो, 1000 की चला लो, बल्कि इतनी भी नहीं, 500 की भी बहुत है।
3 दिन आप 500 वाली चलाओ, उसके बाद जब आपको पता लग जाएगा कि यार ये चीज़ें, ये वीडियो अच्छी चल रही है मेरी ऐड की, ये इंटरेस्ट ये वाला काम कर रहा है, तो फिर आप उनको कंबाइन करके एक बड़ी ऐड लगा लो। तो इस तरीके से हमने फेसबुक की ऐड को चलाना और बनाना है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज आपको तरीका बताया ना, मैंने एक बहुत आसान अल्फाजों में बताने की कोशिश किया। हालांकि मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करता ना, तो ये वीडियो को तकरीबन 20 से 30 मिनट में ख़त्म हो जानी थी, लेकिन बहुत आसान अल्फाजों में बहुत आसान अल्फाज इस्तेमाल करने के चक्करों में और बहुत डिटेल में समझाने के चक्करों में ना बड़ा टाइम भी लगा, और मुझे भी कभी कभार समझ नहीं लग रही थी कि मैं तो वर्ड कौन सा यूज़ करूँ। तो आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी कि ए बी टेस्टिंग किसे कहते हैं, जो कि हमारे वैसे तो फिलहाल किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दी है। जो सी बी ओ कंपेन जिसे हम लोग कहते हैं वो क्या होती है, ए बी ओ कंपेन क्या होती है। सी बी ओ में क्या होता है कि हमने हमारा जो बजट होता है वो दोनों कंपेन में से जो सी कंपेन अच्छी चल रही होती है उसको मिल जाता है। एबीओ में क्या होता है, हमारा बजट जोन सी वीडियो अच्छी चल रही होती है उसको मिल जाता है, जोन सा क्रिएटिव अच्छा चल रहा था, चाहे वीडियो चाहे इमेज है कोई भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। तो ऐड हमने चलानी कौन सी है वो हमारी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग नॉर्मली ड्रॉप शिपिंग सीख रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो उसमें हमारे लिए जो है ना एबीओ ही काम आती है, सीबीओ हम लोग उसमें नहीं जाते, ठीक है। कस्टम ऑडियंस किस तरह बनाते हैं वो भी मैं बता दूंगा इंशाल्लाह कल की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। कस्टम ऑडियंस बेसिकली जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा आ जाए तब हम बनाते हैं, और कस्टम ऑडियंस के लिए जो है ना अ, उसके लिए भी अगर आपका ब्रांड हो तो ज़्यादा काम आती है, ड्रॉपशिपिंग में वो भी कम ही आती है। लेकिन अगर आप एक ही कैटेगरी की प्रोडक्ट लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका स्टोर है ही सिर्फ एक ही कैटेगरी पे, तो आप कस्टम ऑडियंस लाजमी बनाओ। अगर आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट उठा रहे हो, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, तब आप बना भी लो तो ना भी बनाओ, वो आपकी मर्जी है। बट अगर आप एक ही प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट उठा रहे हो, जिस तरीके से आप सिर्फ बेच ही किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट रहे हो, तो आप लाजमी बनाओ, वो आपको बहुत काम देगी। कस्टम ऑडियंस से क्या होता है ना, मैं आपको तरीका बताना किस तरीके से वो मैं कल बता दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, आपकी वेबसाइट पे आके 1000 लोगों ने परचेज किया, आप चाहते हो कि यार ये 1000 लोगों को मैंने जिस तरीके से ढूंढा है, अब इन जैसे 1000 और मुझे चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बजट और मेरा टाइम उतना लगे। तो आप क्या करोगे, आप फेसबुक को बोलोगे कि यार ये 1000 लोगों का डाटा है, ठीक है, 1000 लोगों का डाटा है, मेरी वेबसाइट से लो और मुझे इन जैसे 1000 लोग और ला के दो। फेसबुक आपको वो ऑडियंस क्रिएट करके दे देगा, वो ऑडियंस होगी कस्टम ऑडियंस, उसे हम लोग कहते हैं लुका लाइक ऑडियंस, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हम लोग और भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। वो इस तरीके से कि हमारी ऐड चली, उसमें हमें 1000 ऑर्डर आए, अब उस 1000 ऑर्डर आने वाली ऐड पे जो है ना तकरीबन कोई 10,000 लाइक्स आए हुए थे। तो अब हम कहते हैं कि यार, और 10,000 लाइक्स आए हुए थे, 1000 के करीब कमेंट आए हुए थे, और तकरीबन कोई मतलब 4-5 लाख जो है ना उस पर व्यूज़ आए हुए थे। तो अब हम फेसबुक को कहते हैं कि यार, ये जो जो लोग थे ना, हमारी जिसने हमारी इस ऐड पे कमेंट किया, लाइक किया, इसको शेयर किया, इसको, इन लोगों को मेरी ऐड दोबारा दिखाओ, ठीक है, इन लोगों को मेरी ऐड दोबारा दिखाओ। तो क्या होगा ना, फेसबुक आपको उसकी एक कस्टम ऑडियंस बना देगा। फिर आप उस कस्टम ऑडियंस को थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, डिस्काउंट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब जिन लोगों ने लाइक कमेंट वगैरह किया था, मे बी उस टाइम आपकी 2000 रुपये प्रोडक्ट की प्राइस थी, उन्होंने ना लिया, उन्होंने बोला यार महंगी है, आप उनको थोड़ा सा कम कर दो, 200 रुपये कम करके बोल दो कि स्पेशल डिस्काउंट है, ये है वो है, जो भी ऑफर करना है वो करके आप उन लोगों को दोबारा ऐड दिखाओ। अब हो सकता है उनमें से कई लोग जो है ना वो आपको ऑर्डर कर दें, तो इस तरह से वो भी आपके काम आ सकती है। तो इसी तरीके से कस्टम ऑडियंस होती है जो हम लोग अलग अलग बना सकते हैं। इसके अलावा कस्टम ऑडियंस इसकी भी बनती है, ऐड टू कार्ट जो आए होते हैं हमारी वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल, आपकी 1000 ऑर्डर आए और आपको 5000 ऐड टू कार्ट है। ऐड टू कार्ट का मतलब है लोगों ने ऑर्डर करने के लिए कोशिश की लेकिन ऑर्डर नहीं किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मे बी उन्होंने ऑर्डर करते टाइम कहा हो या प्राइस नहीं समझ आ रही है कुछ भी, तो उन्होंने छोड़ दिया हो। अब आप क्या करोगे ना, उन 5000 लोगों को ऐड अपनी दोबारा दिखाओगे और उसमें आपने थोड़ा सा डिस्काउंट दे देना है। अब उन जब वो दोबारा देखेंगे और देखेंगे कि यार हमने पहले ऑर्डर करना था, उस टाइम हमने करने के लिए कोशिश की लेकिन हमें महंगा लगा, अब सस्ता हो गया, तो वो मे बी ऑर्डर कर दें। और जो ऐड टू कार्ट की ऑडियंस होती है ना, वो बड़ी मतलब अच्छी होती है, वो अच्छा रिस्पॉन्स देती है। तो वो भी आपकी एक कस्टम ऑडियंस बन गई। इस तरीके से आपकी बहुत सारी कस्टम ऑडियंस बन सकती है, जो कि आप जब आपके पास डाटा हो आप तभी बनाते हो। अभी तो नया ऐड अकाउंट है, इस पे तो बनेगी भी नहीं, बस मैंने आपको बता दी कस्टम ऑडियंस होती क्या है। आपको यहाँ पे शो भी कर रहा होगा लुका लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, लुका लाइक, जिस तरह मैंने आपको बताया 1000 ऑर्डर आए, हमने फेसबुक को कहा कि मुझे इसी जैसी और इस जैसी ही और लोग ढूंढ के दो, जैसी और ऑडियंस ढूंढ के दो, तो वो जो ऑडियंस होगी उसे हम लुका लाइक ऑडियंस की। तो कल की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि लुका लाइक ऑडियंस किस तरह बनाते हैं और कस्टम ऑडियंस किस तरह बनाते हैं, क्योंकि बेसिक्स जो है ना हर मतलब प्लेटफॉर्म पे सेम ही है। मतलब कस्टम ऑडियंस ये वो सब प्लेटफॉर्म पे एक जैसे ही है, तो बस थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो चेंज है, बाकी चलाना किस तरीके से वो सेम ही है। जिस तरीके से गाड़ी आप अगर चलाते हो तो आप टोयोटा में बैठ जाओ, होंडा में बैठ जाओ,
वो अंदर का माहौल चेंज होगा, चलनी उसने भी चलना, उसने भी वैसे ही है, उसने भी वैसे ही, 4 ही टायर उसके हैं, 4 ही टायर उसके हैं, उसमें भी एक ही स्टीयरिंग मिलेगा, इसमें भी एक ही स्टीयरिंग मिलेगा, सेम उस तरह ही है। ऐड अकाउंट का भी सेम इस तरह ही है। सारे प्लेटफ़ॉर्म पे ऐड चलाने का तरीका एक ही है, बस ये है कि उनके इंटरफ़ेस थोड़े से चेंज होते हैं, थोड़े से ऑप्शंस वगैरह इधर से उधर होंगे, बाकी तरीका यही है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो का आपको समझ भी लगी होगी। अगर नहीं भी लगी किसी चीज़ की तो आप मुझे बता देना, ताकि अगली वीडियो में मैं उसको कवर कर दूँ। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर चीज़ डिटेल में समझाऊँ, और ताकि आपको भी समझ लग जाए कि किस तरीके से हम लोगों ने करना है। अक्सर लोग क्या कहते हैं ना, ऐड डायरेक्ट आते हैं, मतलब बस आए, न्यू कैंपेन बनाई, एड सेट बनाया, उधर ही ऐड की वीडियो लगाई और टक करके ऐड लगा दी और बोला अभी मुझे सेल नहीं आ रही। भाई सेल तब आएगी जब आपने प्रॉपर उसका टेस्टिंग की होगी, सारा काम उसका किया होगा, फिर ही आपको सेल आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो ये प्रॉपर टेस्टिंग होती है, जो कि कम से कम 3 दिन, 3 से 7 दिन तक होती है। 3 दिन कर लो अगर कम से कम करनी है। अगर ऑर्डर 3 दिन में ही अच्छे आने लगे हैं तो 3 दिन में ही ठीक है। अगर नहीं आ रहे तो कम से कम 7 दिन टेस्टिंग करो, हफ्ते बाद उसको डिसाइड करो कि मैंने इसको स्केल करना है या ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल आपकी एक एडसेट पे 500 रुपये का या 300 का बजट है, दो आपने एडसेट लगाए हुए, 600 का दिन का बजट है, तो आपका हफ्ते का कितने का बनेगा, आपका हिसाब लगा लो। तकरीबन बनेगा 6 दिन का लगाना है, या 7 दिन का ही लगा लो। अगर तो 3 दिन का लगाते हो तो 600 के हिसाब से आपका 1800 रुपये का बनेगा, और अगर तो आप हफ्ते का लगाते हो तो वो आपका तकरीबन 4042 रुपये का बनेगा। तो आप देख लेना, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो 7 दिन का कर लो, 7 दिन की भी अच्छी होती है टेस्टिंग। अगर नहीं तो क्या नाम है, 3 दिन की कम से कम करो। अगर आपको सेल अच्छी आ रही है ना तो 3 दिन में ही स्केल कर दो, 3 दिन बाद स्केल कर दो। अगर सेल स्लो आ रही है, कम आ रही है, तो 7 दिन तक ले जाओ। 4200 में आपको कुछ ना कुछ अगर आ रहा है तो आप 4200 तक की टेस्टिंग कर लो, ताकि आपको पूरी तसल्ली हो गई यार मैं इस एडसेट पे बजट लगा सकता हूँ, 5000 या 10,000 दिन का मैं लगा सकता हूँ। फिर आप खुली ऐड चलाओ स्केल करके, ठीक है? उसको भी आपने देखते रहना है, उसका कब तक आपको सीपीएम वगैरह उसका कैसा आ रहा है, जो भी आपको हर चीज़ देखनी होगी वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। सीपीएम किसे कहते हैं, सीपीसी किसे कहते हैं, सब कुछ वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। अभी जो मैंने चीज़ें समझानी थी वो ये थी कि हम ऐड बनाएँगे किस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है अब समझ लग गई होगी। अगली वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे बाकी प्लेटफ़ॉर्म पे किस तरीके से ऐड बनानी है। बाकियों पे बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से बनेगी। इस वीडियो में इसलिए थोड़ा-सा टाइम और मेहनत ज़्यादा लगी क्योंकि इसमें मैंने सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सीपीएम क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, सीवीआर क्या होता है, ये हर चीज़ मैं बताऊँगा आपको, ताकि आपको पता हो जब आपने अपनी ऐड चला लेनी है तो उसको आपने एनालाइज़ किस तरह करना है, आपने देखना किस तरीके से कि वो सही चल भी रही है कि नहीं चल रही। तो वो सब हम लोग सीखेंगे जब हमें पता होगा कि ये जितनी भी टर्म्स हैं, सीपीएम, सीपीसी, सीवीआर वगैरह, ये है क्या। तो इसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको समझ लगी होगी। कोई मसला हो, कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।